तो यार फाइनली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना HTML। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग पूरा वेब एप्लीकेशन विद एआई को कवर करने वाले हैं। और आज बेसिक लेक्चर होने वाला है HTML का। मैंने बताया था दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे HTML को, एक बेसिक लेक्चर में जिसमें पूरा का पूरा बेसिक डिस्कस कर रहे होंगे, और एक आने वाला है अपना एडवांस टॉपिक से रिलेटेड HTML का वीडियो। तो आज हम लोग पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग एक बात याद रखना, क्योंकि एआई आ चुका है तो आप लोगों को भी अपना रफ्तार सीखने का बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप अभी भी 1 साल दे रहे हो वेब डेवलपमेंट को, एक ही चीज सीखने में अगर आप 1 साल लगा रहे हो तो फिर आप बहुत स्लो। क्योंकि क्यों अब एआई आ गया है तो काफी तेजी से इवॉल्वमेंट होगा। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आते जाएंगी। तो आप लोगों को एक ही टेक्नोलॉजी में नहीं पड़े रहना है। ठीक है, कोर नॉलेज लेके आगे बढ़ना है और फिर सारा काम आप लोगों को एआई से करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देखना उसको जाके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपना सीखने का स्पीड थोड़ा फास्ट करो। और ये ट्यूटोरियल हेल में जो पड़े रहते हो कि एआई जॉब खा जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, उससे थोड़ा स्टैंड आउट करो और कुछ सीखो। ठीक है, अगर पहले जमाने की बात करें तो जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि कंप्यूटर आने से लोगों का जॉब चला जाएगा। बट ऐसा हुआ कि आज के डेट में कंप्यूटर में ही सबसे ज्यादा जॉब है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर देखो तो कंप्यूटर फील्ड में ही सबसे ज्यादा जॉब है। जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी कंप्यूटर से ही हो रहा है। उसी तरह सेम अभी जैसे एआई आया है, भले ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मारपीट हो रही हो कि प्राइवेट सेक्टर से निकाल दिया जाएगा आपको, गवर्नमेंट सेक्टर अभी सेफ है, लेकिन आगे जाके हर जगह एआई आएगा। तो अगर आपको एआई पे काम करने आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सीखो जल्दी से। ना कि आप इन सब चीजों में पड़े रहो कि ये जॉब ले लेगा, इससे तो कुछ बचेगा नहीं, ऐसे तो फिर आप पड़े रह जाओगे, सीख कुछ नहीं पाओगे। तो बस इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना फाइनली HTML। और ये है अपना स्कूल फॉर यू का साइट, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था सारे नोट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, आप लोग को यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने कहा भी था कि आप लोग ये साइट पूरा का पूरा एआई से बना के आना। अगर आपको लगता है कि एआई पूरा का पूरा साइट बना देता है, इस गलतफहमी में हो, तो मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा साइट एआई से बना के आना। तो अगर आप लोगों ने बनाया है तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को इस साइट पे आना है, स्कूल फॉर यू पे सर्च कर लेना है। ये एक वेब एप्लीकेशन है, मैंने बताया था, तो इसलिए इसको मैंने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरह डाउनलोड कर रखा है, सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही स्कूल फॉर यू पे आओगे, यहाँ पे आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाएगा, वेब डेवलपमेंट विद एआई। या यहाँ से जाके आप लोग नोट सेक्शन में जैसे ही जाओगे, वहाँ भी आप लोगों को वेब डेवलपमेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जाके देख सकते हो। डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पूरा का पूरा बेसिक पोर्शन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कवर कर ले। ठीक है, टोटल 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे HTML को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि HTML है क्या। और इंट्रोडक्शन में यहाँ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। तो HTML जो है ना, HTML एक एक्चुअली अगर कहे तो HTML एक स्केलेटन है, एक स्ट्रक्चर है। HTML से हम लोग क्या तैयार कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं, स्केलेटन तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करो या फिर वेबसाइट की बात करो, उसमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, किसी चीज की भी बात करो, अगर घर बनाने का ही बात करो तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। पिलर गाड़े जाते हैं, वॉल खड़े किए जाते हैं। ठीक है, छत क्रिएट होता है, सीढ़ी क्रिएट होता है, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ बेडरूम होगा, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। फिर उसके बाद स्टाइलिंग का काम हम लोग करते हैं, उस पर पुट्टी वगैरह करते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं, पूरा डिजाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। और पूरा डिजाइन जब हो जाता है, उसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि कौन से स्विच पे एसी ऑन होगा, कौन से स्विच पे पंखा ऑन होगा। ठीक है, पूरा फंक्शनैलिटी वाला पार्ट तो सीक्वेंस में चलता है। पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है, फिर हम लोग फंक्शनैलिटी का काम करते हैं। तो ठीक वेब एप्लीकेशन में भी वैसा ही होता है। और अगर ह्यूमन की भी बात करें तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। तो HTML को आप बोल सकते हो कि एक स्केलेटन है। HTML एक्चुअली है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे कि आप लोग वेब पेज बना सकते हो, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। फिर CSS से हम लोग उसको स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, स्टाइल चढ़ाने के बाद खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है अपना JS, जिसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, अपना फंक्शनल लॉजिक वाला पार्ट। ये लगाने के बाद अपना साइट पूरा फंक्शनल हो जाता है। क्लिक पे काम हो रहा होता है कि क्लिक करने पे ये होना है। ठीक है, फॉर्म वगैरह सबमिट करना है तो एक क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, कुछ डेटा फेच करना है तो एक क्लिक पे डेटा फेच हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है फंक्शनलिटी वाले पार्ट में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग HTML को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि वेबसाइट में एक्चुअली में HTML दिखता कैसा है। तो ये देखो, जब भी हम लोग HTML लिखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होता है। ये हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ डिव वगैरह यूज करके यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। ये एक इमेज लगा हुआ है स्कूल फॉर यू का। ठीक है, फिर इसी को जब हम लोग स्टाइलिंग कर देंगे, थोड़ा बहुत स्टाइल दे देंगे, तो ये काफी सुंदर लगने लगता है। और स्टाइल करने के बाद कुछ इस तरह का साइट दिख रहा होता है।
ठीक है, HTML से स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, फिर स्टाइल वगैरह जैसे ही देते हैं तो एक इस तरह का पूरा सुंदर सा साइट क्रिएट होकर आप लोगों के सामने दिखता है। फिर अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, फंक्शनैलिटी की बात करें, तो फंक्शनैलिटी में जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस बटन पे, तो इस बटन पे क्लिक करने पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अगर सिर्फ CSS से ये डिजाइन हो रखा होता तो क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फंक्शनैलिटी है नहीं। तब आप ही सोचो, एक साइट आप लोगों ने बना दिया है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, उस पर क्लिक करने में कोई काम नहीं हो रहा है, फॉर्म सेव नहीं हो रहा है, तो साइट का क्या फायदा है ना। तो लॉजिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्लिक करने पे ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और फिर मैंने दिखाया था अभी कि इसको क्लिक करने पे आप MCQ पे जा सकते हो, सिलेबस, PYQ, नोट्स, लाइब्रेरी। इस पे क्लिक करोगे तो एडमिन पे स्विच हो जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो एडमिन पैनल पे ही स्विच हो जाओगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, HTML डिस्कस करने वाले हैं। HTML डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और तो मैंने यहाँ पे नोट्स ना काफी बेहतरीन तरीके से बना रखा है। आप लोग एक बार भी अगर इस नोट्स को पढ़ लेते हो, फिर दोबारा मुझे नहीं लगता आप लोगों को पढ़ने की नीड पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग AI ही यूज करने वाले हैं। तो एटलीस्ट एक बार पूरा रीड करना, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन या पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सीधा कोड डिस्कस करूंगा। हम लोग सीखने आए हैं, कोड सीखने आए हैं, ना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं आपको थ्योरी बता दूं और आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाके लिख के आ जाओ। हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट सीखने आए हैं, तो डेवलपमेंट सीखेंगे। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। यहाँ वापस आएंगे घूमते फिरते, पहले तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। और कोड एडिटर में मैंने अपना एक HTML फोल्डर ओपन कर लिया। कोड एडिटर क्या होता है, कोड एडिटर मतलब जिसपे आप लोग कोड लिख रहे हो, ठीक है। कुछ भी कोड लिखना है तो किसी कोड एडिटर पे लिखोगे। आप टेक्स्ट एडिटर पे भी लिख सकते हो, जैसे नोटपैड हो गया। लेकिन वही बात, अगर अभी नोटपैड पे लिखने जाओ तो सीखने में जमाना लग जाएगा, है ना। जब VS कोड बनाया गया है, सजेशंस अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों ना यूज करना, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नोटपैड पे सीखो, काफी अच्छे से आप लोगों का कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर करते करते तब तक तो नया कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा और आप लोग यहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो ये सब मिथ में मत पड़ो, VS कोड यूज करो। सारे ही लोग यूज कर रहे हैं, सजेशंस अच्छे मिलते हैं, काम आसान हो जाता है, सीखने में भी काफी बढ़िया है, ठीक है। अगर सजेशंस मिल रहे हैं तो सीखने में क्या ही दिक्कत है। बाकी अगर कोई नोटपैड बोल रहा है तो आप लोग नोटपैड यूज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि आप VS कोड यूज करो। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ आ जाना, किसी भी वेब ब्राउजर पे आ जाना, यहाँ सर्च करना VS कोड। जैसे ही सर्च करोगे पहले ही नंबर पे आप लोगों को दिख जाएगा VS कोड। यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड फॉर विंडोज। जैसे इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड करते समय आप लोग बस ये ध्यान रखना कि जितने भी चेक बॉक्स आते हैं ना डाउनलोड करते समय, चेक बॉक्स आप समझ रहे हो जिस पे टिक होता है, तो सारे चेक बॉक्स टिक कर देना। तो उससे थोड़ा अच्छी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है, राइट क्लिक करके किसी भी फोल्डर पे डायरेक्ट VS कोड वगैरह ओपन कर सकते हो। तो बस इतना याद रखना, इंस्टॉल करते समय सारा चेक बॉक्स टिक करके इंस्टॉल करना, ठीक है। बाकी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अपने फोल्डर में ओपन कर लेना। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चल के, डेस्कटॉप पे ही चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं HTML का मैंने अभी फोल्डर बना रखा है। कहाँ चला जाता है यार, ये रहा, कोने में घुसा पड़ा था, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी जो VS कोड ओपन है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कुछ दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो HTML फोल्डर एक बना लेना, फोल्डर बनाने आप लोगों को आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये तभी आएगा राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन जब तक आप लोगों ने जबकि आप लोगों ने चेक बॉक्स को ओपन किया, टिक किया होगा, ठीक है। अगर चेक बॉक्स आप लोगों ने टिक नहीं किया होगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को। बाकी आप लोग VS कोड में भी जाके फोल्डर ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे करना है वैसे कर लो। ये सिखाने का टॉपिक नहीं है, ठीक है। सीखने वाला टॉपिक है कोड किस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ओपन करना चाहो वैसे ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक index.html बना रहा हूँ, ठीक है। HTML क्योंकि हम लोग लिखने वाले हैं तो HTML के लिए एक्सटेंशन होता है .html। .html लिखोगे तभी आप लोग रन करा पा रहे होगे HTML के फाइल को। .htm भी लिख सकते हो, बहुत जगह .htm भी लिखा हुआ मिल जाएगा। .html भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। .htm भी लिखोगे तो सेम, .html भी लिखोगे तो सेम। अब इंडेक्स से क्यों नाम दिया मैंने, क्योंकि किसी भी वेब एप्लीकेशन का या बड़े बड़े वेबसाइट का देखोगे ना, तो एंट्री पॉइंट या तो इंडेक्स होता है या तो मेन होता है। इंडेक्स नाम से होता है, नाम इंडेक्स नाम होता है या फिर मेन नाम होता है एंट्री पॉइंट का, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ भी दे सकते हो इंडेक्स की जगह, आप लोग कुछ भी अंकल आंटी, ठीक है, अपनी GF का भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे जो देने का मन हो आप लोग दे सकते हो। हालांकि सारे भी किसी भी अगर आप लोग वेब एप्लीकेशन में देखो तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट इंडेक्स नाम से होता है, तो मैंने इंडेक्स दे दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस अपने स्कूल फॉर यू पे और इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ओपन कर लिया है। तो HTML क्या होता है मैंने बता दिया, बाकी आप लोग ये पढ़ना। अब HTML जो होता है ना, इसमें बेसिकली एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें होती है। एलिमेंट्स, टैग, एट्रीब्यूट्स, मेन यही तीन होता है, एलिमेंट, टैग एंड एट्रीब्यूट। इसी के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
तो इसको बोलते हैं हम लोग टैग। ये जो HTML दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं टैग। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट ही करके दिखा देता हूँ। आप लोग इस पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, आप लोगों को यहाँ पे कोड मिल जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पे कोड मिल जाएगा। कंट्रोल C करके आप लोग जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ इस पे। ठीक है, बाकी और भी तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं उसी स्ट्रेटेजी से आप लोगों को बताऊंगा जो स्ट्रेटेजी प्रोडक्शन में फॉलो होता है। वेब एप्लीकेशन जब आप बनाने जाओगे तो जो स्ट्रेटेजी प्रोडक्शन में फॉलो होता है, उसी स्ट्रेटेजी से मैं लेके चलूंगा। अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखो और फॉलो करो। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डॉक टाइप HTML, ये बताना होता है कि HTML का फाइल है। डॉक्यूमेंट टाइप जो है आपका HTML है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टैग। ये जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, HTML के दो टैग है, एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। जिसमें ये स्लैश लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जिसके आगे भी स्लैश लगा हुआ है क्लोजिंग टैग है, और जिसके आगे स्लैश नहीं लगा हुआ ओपनिंग टैग है। तो दो टैग होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब HTML को ओपनिंग टैग से ओपन करना है, क्लोजिंग टैग से क्लोज करना है, और उसके बीच में दो पार्ट होते हैं HTML के। हेडिंग पहला, सबसे पहला होता है हेडिंग, और दूसरा पार्ट होता है बॉडी। ठीक है, आप लोग खुद ही देख लो, HTML है यहाँ पे, HTML ओपन, HTML क्लोज। इसके अंदर सबसे पहले आता है हेडिंग और दूसरा बॉडी। ठीक है, अब हेडिंग में क्या लिख रहे होते हैं? हेडिंग में अपना मेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अपना सारा वर्क हेडिंग में हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि टाइटल हो गया। ठीक है, टाइटल यहाँ पे लिखा है आप लोगों ने पेज टाइटल, तो आप लोगों को जैसे इसको रन कराओगे तो आपको डॉक्यूमेंट में पेज टाइटल दिख रहा होगा वहाँ पे। मैं रन करके इसको दिखाता हूँ। तो रन करने का भी इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे फाइल बना रखा है, ठीक है, ये देखो, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो, ये पेज टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे इस जगह फोकस करो, पेज टाइटल। यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, अगर जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, चेंज करता हूँ, पेज टाइटल पे जगह लिखता हूँ वेब ऐप विथ AI। जैसे ही मैंने इसको लिखा, ठीक है, देखो यहाँ पे अभी पेज टाइटल ही है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे वेब ऐप विथ AI, अब रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो इसका भी एक इजी तरीका सीखेंगे, रिफ्रेश करने का जरूरत ना पड़े, जैसे चेंज करते जाएंगे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। लेकिन आप लोगों को ओपन करना आ गया, रन कैसे करेंगे? तो ये तो एक तरीका हो गया ओपन करने का। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि यहाँ पे आप लोग जो भी टाइटल में लिखते हो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बार बार हम लोग ऐसे रन नहीं करेंगे, तो रन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आना है, आप लोगों को सर्च करना है लाइव सर्वर, लीवर सर्वर नहीं, लाइव सर्वर। ठीक है, जैसे ही लाइव सर्वर सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगा। यहाँ एक्सटेंशन में आना है, लाइव सर्वर सर्च करना है, और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो लाइव सर्वर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। देखो, ये स्टार्टिंग ले रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसको अलाउ करना है क्या? हाँ, अलाउ करना है, तो मैंने अलाउ कर दिया, देखो ओपन हो गया। ठीक है, अब जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, अगर क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर है तो क्रोम पे ओपन होगा। अगर डिफॉल्ट ब्राउजर आपका माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है तो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज पे ओपन होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूंगा ना, मैं साइड बाय साइड आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वेब हटा दिया, तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होता जाएगा, कोई रिफ्रेश की नीड नहीं पड़ रही है। तो काफी अच्छा बात है लाइव सर्वर का। तो लाइव सर्वर आप लोग भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव सर्वर समझ में आ गया। HTML का एक बॉयलर प्लेट समझ में आ गया, इसको बॉयलर प्लेट कह सकते हैं या फिर सैंपल कोड कह सकते हैं इसको। तो HTML के अंदर दो पार्ट, हेडिंग, हेडिंग के अंदर ही हम लोग लिखते हैं टाइटल, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होता है। और जो मेन अपना वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, वो होता है अपना बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी चीज लिख रहे होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे एज अ साइट दिख रहा होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे H1 लिखा, इसके अंदर लिखा, अब इसमें सारे काम टैग में ही होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो जैसे ही आप लोग लिखोगे यहाँ पे H1 मतलब हेडिंग। ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी देख लो किस तरह से रन करता है। H1 मतलब हेडिंग। जैसे यहाँ पे सजेशन आएगा, आप इंटर करोगे, ऑटोमेटिक ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ जाएगा। सजेशंस नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है, सजेशंस आ रहे हैं यूज करो, सजेशंस अच्छे होते हैं, सजेशन से भागना नहीं है बिल्कुल भी। आप रट्टा लगाने बैठे हो और AI भी सीखने आए हो ये तो गड़बड़ बात है ना। बिल्कुल सजेशंस को फॉलो करो। और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हो? जैसे जैसे हम लोग बॉडी में जो भी चीजें लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे ही मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, आप लोगों को ये यहाँ पे दिखता जाएगा। अब मैंने रेप्लिकेट कैसे किया? तो रेप्लिकेट करने के लिए आप लोगों का बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट जो होता है VS कोड में, वो होता है Alt Shift एंड डाउन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके, किसी भी लाइन पे क्लिक करके Alt Shift एंड डाउन प्रेस करोगे ना, तो वो क्या होगा? रेप्लिकेट हो जाएगा, वो नीचे कॉपी हो जाएगा। देखो, इस तरह से देख रहे हो, कॉपी हो रहा है। मैं वापस से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ शॉर्टकट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिससे काम आसान हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे Ctrl D शॉर्टकट यूज किया हुआ है।
ठीक है, कंट्रोल डी सेव किया हुआ है रेप्लिकेट करने के लिए। आप लोगों का बाय डिफॉल्ट होगा ऐड शिफ्ट एंड डाउन, जहां तक मुझे याद है ऐड शिफ्ट एंड डाउन। बाकी आप लोग शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हो, यहाँ आना है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाके शॉर्टकट चेंज कर सकते हो। खैर, इतने समझ में आ गया कि किस तरह से काम करेंगे। अब ये देखो थोड़ा फॉर्मेट बिगड़ गया है, तो फॉर्मेट ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट ठीक करने के लिए एक एक्सटेंशन आता है यहाँ पे। अभी मैं बस इतना सिखा रहा हूँ कि कोड करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से एक अच्छे कोड को आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो, किस तरह से एक एफिशिएंट कोड लिख सकते हो, ठीक है, अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए। तो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर एक एक्सटेंशन होता है यहाँ पे, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि मेरा फोन का नेट कनेक्ट है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। बाकी आप लोग डिफॉल्ट फॉर्मेटर को भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर लो डिफॉल्ट फॉर्मेटर को प्रीटियर। बाकी HTML से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट होके आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया HTML का सिंटैक्स, HTML ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये हो गया अपना हेडिंग क्लोजिंग टैग, और हेडिंग का ओपनिंग टैग एंड हेडिंग का क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें लिख रहे होते हैं, जैसे टाइटल हो गया या और कुछ भी, पूरा थीम कलर वगैरह अगर लगाना है ऊपर ब्राउजर का भी, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। आगे देखेंगे ये सारी चीजें। बाकी बॉडी में अपना वो लिख रहे होते हैं जो कि हम लोग को वेबसाइट पे दिखाना होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो बढ़ते हैं आगे, स्कूल फॉर यू वाले साइट पे वापस आते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो ये क्लियर हो गया होगा HTML, उसके अंदर हेडिंग। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये हेडिंग एंड क्लोजिंग टैग, ये दोनों को मिला के हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? वो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, H1 यहाँ पे ओपन हुआ, H1 यहाँ पे क्लोज हुआ और उसके अंदर कुछ कंटेंट है, तो ये पूरा को मिला के कॉम्बाइन करके हम लोग इसको बोलते हैं HTML नहीं, एलिमेंट। पूरे का कॉम्बाइंड फॉर्मेट में बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, ठीक है। और बाकी इसको क्या बोलते हैं? टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, पूरे को बोलते हैं एलिमेंट, और बीच में तो कंटेंट है, आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। HTML पेज टाइटल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, HTML पेज टाइटल क्या करता है, जो भी आपका वेबसाइट है उसका एक टाइटल ऊपर दिखा रहा होता है कि क्या टाइटल है उसका, ठीक है। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? HTML एलिमेंट क्या होता है? मैंने अभी बताया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट, तीनों को कंबाइन करके हम लोग उसको एलिमेंट बोल रहे होते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या आता है? स्टार्टिंग टैग आता है, सम कंटेंट एंड फिर एंडिंग टैग, ये पूरे को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर होते हैं टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। बस तीन चीज से ही तो मिलके पूरा पूरा HTML बना है, इसमें है ही क्या? बस तीन चीज है, वही आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं, बिल्कुल ही इजी है HTML। तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया H1 हेडिंग के लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं इस तरह से। फिर बाकी अभी सारी चीजें सिंगल सिंगल टैग को, एलिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सिंगल सिंगल एलिमेंट को किस तरह से हम लोग यूज में लेते हैं। फिर व्हाट इज एन HTML एट्रीब्यूट? HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने एलिमेंट भी अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, तो एलिमेंट जब डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में भी बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग HTML बेसिक्स पे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बेसिक्स, एट्रीब्यूट्स, लिंक्स, इमेजेस, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट डिस्कस करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे फॉर्म, क्योंकि फॉर्म अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने बाकी अगर लेक्चर्स में देख रखा हो यूट्यूब पे, तो आप लोगों को लगेगा कि फॉर्म में क्या ही है, बहुत सिंपल है। लेकिन जिस तरह से फॉर्म हैंडलिंग होता है एक्चुअली में, जिस तरह से कोड लिखना होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफिशिएंट कोड किस तरह से लिख सकते हो। तो वो अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लोग कोड सारे ही करते हैं। अच्छा कोड कौन कर रहा है, ठीक है, एफिशिएंट वे में कोड कौन लिख रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे, तो आते हैं HTML बेसिक्स पे। ओपन होने देते हैं इसको, और नोट्स तो काफी बेहतरीन मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है, तो इसको डेफिनेटली पढ़ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। स्कूल फॉर W3 स्कूल एक साइट होता है, W3 स्कूल से, स्कूल के साइट से भी काफी चीजें यहाँ पे ली गई हैं, इवन काफी सारी चीजें W3 स्कूल साइट से ली गई हैं, क्योंकि W3 स्कूल एक ऐसा साइट है जो मुझे लगा कि HTML सीखने के लिए काफी बेस्ट है, काफी अच्छे से दिया दे रखा था। बस मैंने उसको अच्छे से सजा दिया यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ऐड वगैरह का दिक्कत ना हो। अपने साइट पे ऐड वगैरह आता नहीं है, ठीक है, ऐड वगैरह मैं लगा भी नहीं रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में भी ईजी होगी। वहाँ पे ऐड वगैरह आता है तो काफी डिस्ट्रैक्शन होता है और थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, आप लोगों को यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो पढ़ने में काफी अच्छा रहेगा। बाकी काफी सारा कंटेंट उससे लिया गया है, काफी सारा मैंने खुद से भी लिखा है, तो इजी रहेगा आप लोगों को पढ़ने में। तो HTML कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसको साइड बाय साइड अभी फिलहाल ओपन करके रखते हैं, ताकि हम लोग को यहाँ पे दिखता भी रहे। तो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने लिखा था ये H1, ये आप लोगों को विजिबली दिख रहा होगा। अगर हम इस पे क्लिक करके कंट्रोल एंड स्लैश, ध्यान से सुनना, कंट्रोल प्लस स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो ये हो गया कमेंट। अब जैसे ही कमेंट हो गया, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड है, एक्चुअली कोड पड़ा हुआ है,
आपके देखने के लिए तो है, जो भी प्रोग्रामर कोड लिख रहा होगा उसको तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअली ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ये वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जो कोड आप लोग अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो वो कोड आप लोग कमेंट कर दो, आपके रेफरेंस के लिए वो पड़ा रहेगा, वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं अनकमेंट करूंगा, अनकमेंट करने के लिए वापस क्या क्लिक करना है, कंट्रोल एंड स्लैश, ये शॉर्टकट है। बाकी आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इस तरह से लिखो, ऐसे ऐसे स्लैश स्लैश दो, और फिर यहाँ पे एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है आगे में, मैं भूल गया था। रट्टा तो मुझे ऐसे ही मारना पसंद नहीं है, ठीक है। ये एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड स्लैश स्लैश जैसे ही दोगे देखो कमेंट बन गया। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर बिना इसके लिखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। अब ये छोटा आ रहा है क्योंकि ये हेडिंग में नहीं लिखा, वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हेडिंग क्यों लिखते हैं, छोटा बड़ा करने के लिए हेडिंग एक्चुअली नहीं लिखा जाता है। तो अच्छा, एक चीज और देखो, मैं शॉर्टकट पहले बता दूं कुछ कुछ। जैसे मैंने एक तो बताया था एल्ट शिफ्ट एंड डाउन, जिससे कि ये रेप्लिकेट होता है, मैंने कंट्रोल डी सेट कर रखा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, रेप्लिकेट होता है इससे। फिर अगर जैसे आप लोग बीच में हो, यहाँ कर्सर आपका बीच में है यहाँ पे, और आप लोगों को इसके नीचे वाले लाइन में आना है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये लास्ट में जाओगे एंड फिर इंटर करके नीचे आओगे। ये करने की कोई भी नीड नहीं है, जैसे ही आप लोग बीच में हो तो जैसे ही कंट्रोल एंड इंटर प्रेस करोगे ना, कंट्रोल एंड इंटर, ये छोटे मोटे कमांड सेव कर लो, आपको बहुत काम आएंगे। एक बार इस पे हैबिट बन जाती है ना तो फटाफट फटाफट काम हो रहा होता है। तो कंट्रोल इंटर जैसे ही प्रेस करोगे देखो डायरेक्ट नीचे लाइन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में जाके फिर नीचे लाइन में आने की कोई नीड नहीं है। फिर डबल टैप से ऐसे सिलेक्ट होता है, ट्रिपल टैप करोगे तो पूरा ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को पता होगा। बाकी अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कुछ लिख रखा है लोरम 20, लोरम 20 से क्या होगा, एक 20 वर्ड का यहाँ पे पैराग्राफ लिख के आ जाएगा लोरम 20 से। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा पैराग्राफ चाहिए, तो लोरम 20 लोरम 100 लिख दो, उतने वर्ड का ये पैराग्राफ क्रिएट कर देगा। अब देखो ये जो है ये बाहर चला गया है ना, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। आप लोग चाहते हो स्क्रीन के बाहर ना जाए, स्क्रीन के अंदर ही रहे, तो एक शॉर्टकट होता है एल्ट प्लस जेड। एल्ट प्लस जेड जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो ये एक ही लाइन में आ जाता है, सॉरी एक ही लाइन में नहीं, एक ही लाइन में तो पहले ही था, ये दो तीन लाइन में रेप्लिकेट हो जाता है, जिससे आके आप लोगों को सिंगल स्क्रीन पे पूरा कंटेंट दिख रहा होता है। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करने की कोई नीड नहीं, देखो अब स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है। फिर वापस जैसे ही एल्ट जेड प्रेस करोगे ये पूरा बाहर चला जाएगा स्क्रीन के, लेकिन एक लाइन में आ जाएगा, अगर एक लाइन का कंटेंट है तो एक लाइन में आ जाएगा, एल्ट जेड करने से वापस इस तरह से। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, जैसे इसको कमेंट करेंगे, जैसे अभी मुझे आप लोगों को ये कोड देना है, तो कोड देने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये हेडिंग है, और मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा तो कमेंट रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। वापस आते हैं अपनी साइड पे, तो कमेंट समझ में आ गया, HTML हेडिंग्स। अब हेडिंग्स क्या है, अब हेडिंग्स में ना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि H1 लिख रहे हैं तो बड़ा फॉन्ट आएगा, H2 लिख रहे हैं तो छोटा फॉन्ट आएगा, H3 लिख रहे हैं तो उससे भी छोटा फॉन्ट आएगा, मतलब जैसे जैसे फॉन्ट को छोटा करना है H1 H2 H3 यूज कर लो, और जो कि बहुत गलत चीज है। बड़ा छोटा करने के लिए हेडिंग को यूज ही नहीं किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, H2 में लिखूं, तो H2 में लिखूं हेलो दिस इज हेडिंग 2, तो ये देखो ये थोड़ा सा छोटा आएगा, ये ऊपर वाला फॉन्ट बड़ा था, वैसे इतना बड़ा पैराग्राफ की जरूरत है नहीं हमें, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो दिस इज हेडिंग 1। तो ये देखो पहले जो था हेडिंग 1 काफी बड़ा आ रहा है, हेडिंग 2 छोटा आ रहा है। फिर जैसे ही हम लोग हेडिंग 3 लिखेंगे, हेलो दिस इज हेडिंग 3, तो ये देखो हेडिंग 3 उससे भी छोटा आ गया, देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से बड़ा छोटा करने के लिए H1 या H2 या H3 हेडिंग का यूज ही नहीं करना होता है, ठीक है। आप लोग रट के बैठे हो H1 किए तो फिर बड़ा फॉन्ट, H2 किए तो छोटा फॉन्ट। क्यों यूज करते हैं एक्चुअली में हेडिंग, एक्चुअली में हेडिंग का यूज करते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि आप लोगों को सर्च इंजन में किस तरह से अपना साइट को लाना है। साइट तो सभी बना लेते हैं, सर्च इंजन में नहीं आ रहा होता है। जैसे हम लोगों ने साइट बनाया स्कूल फॉर यू, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 मंथ ही हुआ है, और सर्च इंजन में काफी अच्छे से ये आ रहा है। देखो स्कूल फॉर यू जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये देखो पूरा का पूरा साइट, साथ ही उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी नोट्स, प्लीज लॉग इन एक्सप्लोर ऑल सब्जेक्ट चूज योर कोर्स, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो स्कूल फॉर यू से रिलेटेड सारा ही कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो सर्च इंजन में इतने अच्छे से ये कैसे रैंक कर रहा है, ये भी तो सीखना है ना। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देखो ये बस कहने की बातें हैं कि HTML सीख लो, CSS सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, आप लोगों को कोडिंग आ गया, ये कोडिंग नहीं होता है, ठीक है। कोडिंग ये होता है कि आप लोग पूरा पूरा साइट किस वे में बना रहे हो, कोड किस वे में लिख रहे हो, डिप्लॉयमेंट किस वे में कर रहे हो, सर्च इंजन में रैंक भी कर रहा है या नहीं, रोबस्टनेस है कि नहीं साइट में, कोड कहीं फट तो नहीं रहा है, 100 यूजर है तो ठीक चल रहा है कोड, 1000 यूजर आ गए तो फट गया, ठीक है। ऐसा होता है, साइट इस तरह से बनाना होता है कि रोबस्ट साइट हो, सर्च इंजन में रैंक करे।
तो वो भी मैं आप लोगों को अभी से ही सिखाता जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो एचटीएमएल तो मैं कुछ भी बताता जा रहा हूँ, H1 हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है। अभी से सीखते चलोगे ना, तो जब वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, लिटरली। बस फॉलो करते चलो। तो स्कूल फॉर यू देखो रैंक कर रहा है। अब ये जो है स्कूल फॉर यू, ये हम लोगों ने टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में टाइटल में लिखा हुआ है स्कूल फॉर यू। तो ये स्कूल फॉर यू एज ए टाइटल में आ रहा है यहाँ पे भी देखो स्कूल फॉर यू जो है, स्कूल फॉर यू स्लैश स्कूल फॉर यू, ये हम लोगों ने पेज टाइटल में लिखा है, तो ये इस तरह से आ रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये देखो यूनिवर्सिटी नोट्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये भी हम लोगों ने हेडिंग में लिख रखा है, इसीलिए ये हाईलाइट हो रहा है। प्लीज लॉग इन हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसको भी हम लोगों ने हेडिंग में लिख रखा है। एक्सप्लोर हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इस पे भी हम लोगों ने हेडिंग में लिख रखा है। ऑल सब्जेक्ट्स हाईलाइट हो रहा है, ये भी हेडिंग में लिखा है। चूज योर कोर्स हाईलाइट हो रहा है, ये भी हेडिंग में लिखा हुआ है। बाकी उसके नीचे ये जो है ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसलिए उसके नीचे छोटे फॉन्ट में आ रहा है। तो किसी इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों का होता है। तो हेडिंग को कभी भी इसलिए मत यूज करना कि कुछ बड़ा लिखना है तो हाँ चलो H1 लिख देते हैं, कुछ छोटा लिखना है तो H2 लिख देते हैं, नहीं। जो मेन हेडिंग होता है उसको आप लोग H1 से यूज करो। जो सब टाइटल होता है, ठीक है, एक होता है टाइटल, एक होता है सब टाइटल। तो जो मेन हेडिंग है, जो टाइटल है उसको H1 में लिखो, जो सब हेडिंग है उसको आप लोग H2 में लिखो, ठीक है। बाकी स्टाइल की बात रही, फॉन्ट साइज बड़ा करना है छोटा करना है, वो हम लोग CSS से करेंगे। स्टाइल के लिए HTML को लोड देना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्टाइल जो भी करेंगे हम लोग CSS से करेंगे। तो अभी जो आप लोगों को HTML में सीखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड SEO फ्रेंडली कोड कैसे लिख सकते हैं। तो H1 तब यूज करेंगे जब हम लोग को हेडिंग लिखना होगा एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा नहीं कि H1 में कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। फिर H2 तब यूज करेंगे जब हम लोग को सब टाइटल लिखना होगा, सब हेडिंग लिखना होगा। H3 उसके अंदर कुछ हेडिंग लिखना है तो कुछ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। हेडिंग मेनली तब यूज करेंगे जब हम लोग को सर्च इंजन में उसको लाना होगा। तो फिर उसी तरह से पैराग्राफ आप लोगों को मिलेगा। वापस आ जाते हैं साइड में, ये हेडिंग हो गया। तो हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है। सर्च इंजन यूज द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस, ना कि आप लोग हेडिंग को यूज करो बड़ा छोटा फॉन्ट करने के लिए, ठीक है। फिर HTML पैराग्राफ्स की बात करें तो अब मैं इतना क्यों बता पा रहा हूँ आपको कि ये जो हेडिंग है ये है वो है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लाने में कितनी दिक्कतें होती है। जब मैंने सीखा था ना, तो हेडिंग मतलब ऐसे ही कुछ क्लास लिखे जा रहे हैं, आईडी लिखे जा रहे हैं, हेडिंग पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, सर्च इंजन में आता है नहीं। जब एक्चुअली में कोड करने बैठते हो ना, प्रोडक्शन लेवल पे कोड लिख रहे होते हो, किसी कंपनी में आप लोगों ने काम कर रखा है, तो आप लोगों को पता चलेगा ये सब चीजें में कितनी ज्यादा दिक्कतें आती है कि सर्च इंजन में लाना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोड कितना बार रीफैक्टर किया जाता है। खैर आगे डिस्कस करेंगे, वो लोग अभी सीखते हैं। तो हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फिर HTML पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ क्यों लिखेंगे? सिंपल सी बात है, पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ टैग यूज कर लेंगे। पैराग्राफ क्यों लिखेंगे का क्या ही मतलब है ना। पैराग्राफ लिखना है तो लिखना है। जो पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ एलिमेंट यूज कर लेना है, पैराग्राफ टैग यूज कर लेना है। तो लोरेम 25, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। देखो यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ये पैराग्राफ है। कोई अंग्रेज तो नहीं है ना यहाँ, मैं क्योंकि हिंदी में लिख रहा हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता था, दिस इज पैराग्राफ, पर ठीक है, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है। तो HTML लिंक्स, ठीक है। अब HTML लिंक्स की बात करते हैं, HTML लिंक्स किस तरह से वर्क करता है। अब HTML लिंक्स, इमेजेस, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना। HTML स्ट्रक्चर पता चल गया, हेडिंग पता चल गया, पैराग्राफ पता चल गया। अब आते हैं HTML लिंक्स पे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, लिखने में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लिंक्स के लिए क्या करना है? लिंक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों को। अब देखो, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग लिखना था तो H यूज किया हम लोगों ने, पैराग्राफ लिखना था तो P यूज किया, लिंक लिखना है तो लिंक यूज करोगे, ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है। लिंक लगाने के लिए आप लोगों को एंकर टैग यूज करना होता है। ए को बोलते हैं हम लोग एंकर टैग, ठीक है। ए जैसे ही यहाँ पे करोगे आप लोगों को सजेशन आ जाएगा, इंटर कर लेना है, सजेशन लेना है, सजेशन अच्छे हैं, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे देखो आप लोगों को मिल रहा है href, एंड वैसे ही खाली प्लेस जहाँ पे आप लोग कुछ सामान यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग लिखोगे ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, तो यहाँ पे देखो गूगल दिख रहा होगा, या लेट्स से स्कूल फॉर यू, स्कूल फॉर यू। तो जैसे मैंने स्कूल फॉर यू लिखा, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये कुछ काम करेगा क्या? देखो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि लिंक नहीं लगा रखा है। लिंक मतलब यहाँ पे एंकर टैग यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लिंक लगा पाए, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिंक तो लगाया नहीं। तो href में हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखो मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी डिस्कस करते हैं। ये एंकर टैग के अंदर ये जो href है ना, ये एट्रीब्यूट है। अगर ध्यान से देखो, मैं इसको हटा दूं तो ये भी एक टैग ही है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो एट्रीब्यूट जो भी लिखते हैं हम लोग, अभी से फोकस करते हैं, चलो। एट्रीब्यूट जो भी लिखते हैं हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। तो ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट हम लोग लिख सकते हैं। एक मिनट, href, ठीक है। तो href लिख दिया। अब href क्या करेगा? href आप लोगों से एक लिंक मांगेगा। आप लोग जो लिंक इसको दोगे, क्लिक करने पे वो सेम लिंक ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ http
s://www.school4u.in। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, अभी नहीं आता है तो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, कोई भी लिंक देख सकते हो आप लोग। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखना स्कूल फॉर यू साइट अपना ओपन हो जाएगा। मैंने इस पे क्लिक करा है, देखो स्कूल फॉर यू साइट ओपन हो गया। जबकि हम लोग थे किस पे, अभी जो हम लोग साइट क्रिएट कर रहे हैं HTML से, बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस पे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस पे क्लिक किया, हम लोग कहाँ रिफ्लेक्ट हो गए, स्कूल फॉर यू साइट पे रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसको कहते हैं लिंक। लिंक कब यूज आता है, जब आप लोगों को अपने ही साइट से किसी और साइट में रिफ्लेक्ट कराना हो, या अपने ही साइट के किसी एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं। बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो समझते चलो। बाकी हम लोग जब लिंक और इमेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इसमें देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या खुल गया, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब फिर बात करते हैं HTML इमेजेस की। इमेजेस क्यों यूज करेंगे इमेज लगाने के लिए यूज करेंगे, है ना। जैसा यहाँ पे नाम है वैसा ही काम भी है। तो ये लिंक लगाने के लिए यूज करते हैं, इसको एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, लिंक लगाने के लिए यूज करते हैं, इसको एंकर टैग बोलते हैं। अब बात करते हैं इमेजेस की। हाउ टू ऐड, हिंदी में ही लिखते हैं ना, इमेजेस कैसे ऐड किया जाए। ठीक है, तो इमेजेस कैसे ऐड किया जाए, मैं बड़ा कर दूं क्या, दिक्कत हो रहा है क्या देखने में। ठीक है, इमेजेस कैसे ऐड किया जाए, तो जैसे पैराग्राफ ऐड कर रहे थे, जैसे हेडिंग ऐड कर रहे थे, वैसे ही इमेज भी ऐड करेंगे। IMG लिखना होता है, इमेज पूरा नहीं लिखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप लोग IMAG लिख दो, इमेज। ठीक है, ऐसा मत करना। देखो कोई सजेशंस नहीं मिल रहे हैं, है ना, ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, कोई टैग वैग नहीं है। ठीक है, तो IMG लिखना है, इमेज के लिए क्या लिखना है, IMG। जैसे इंटर करोगे, देखो यहाँ पे भी दो एट्रीब्यूट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो इसका कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं, ये खुद में क्लोज हो रहा है। ऑब्जर्व किया क्या आप लोगों ने, बेशक किया ही होगा, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट हो, एज अ मूवी की तरह नहीं देख रहे हो। आप लोग कोड कर रहे हो खुद से भी, बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे इमेज मैंने लिखा, तो ये देखो ये पूरा एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही है। ठीक है, और ये खुद में ही क्लोज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखो, अब इसको यहाँ पे साइड में मुझे कमेंट लिखना है, तो साइड में कमेंट लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, अगर कंट्रोल/ एंटर करता हूँ तो ये तो पूरा लाइन ही कमेंट हो जाएगा। तो अगर साइड में सिर्फ कमेंट लिखना है तो आप लोगों को मैनुअली यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो इसको क्या, मैं क्या कहने वाला था भूल गया मैं। हाँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग, दिस इज नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं, इसको खुद में क्लोज होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कौन कौन सा ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग। बाकी सजेशंस में आप लोग को तो मिल ही जाएगा, क्या क्लोजिंग टैग क्या है, ओपनिंग टैग, याद तो कुछ भी नहीं रखना है अगर मेरी मानो तो SRC में आप लोगों को अगेन लिंक देना है। एल्ट में क्या देना है, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ आते हैं, देखो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लिंक ही नहीं लगा रखा है। तो चलो इमेज लगा के देखते हैं। तो इमेज लगाने का सबसे ईजिएस्ट वे जो है ना, सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ और सर्च करो कोई भी इमेज, एप्पल इमेज। मैं सर्च करता हूँ, तो जैसे ही इमेज पे सर्च करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करने के बाद जो बहुत लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कॉपी लिंक एड्रेस एंड एक मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनो। कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट करना होता है हम लोगों को कॉपी इमेज एड्रेस, लेकिन लोग पेस्ट कर देते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। जो बिगिनर होते हैं ऑब्वियसली, जो अच्छे खासा कोड कर रखा है जिन्होंने, उनको तो पता ही होता है कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट करना है। तो कॉपी लिंक एड्रेस मोस्ट बिगिनर्स पेस्ट कर रहे होते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस पेस्ट नहीं करना है। अगर लिंक एड्रेस पेस्ट करोगे तो लिंक एड्रेस से क्या होता है, जैसे ही कॉपी लिंक एड्रेस मैंने किया, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो कॉपी लिंक एड्रेस से ना पूरा का पूरा साइट ही ओपन हो जाएगा। देखो ये कोई इमेज नहीं है, पूरा का पूरा साइट ही है। तो साइट ऑब्वियस सी बात है, आप लोग यहाँ साइट थोड़ी रेंडर करा सकते हो इस पे। ठीक है, इमेज लगाना है, साइट थोड़ी रेंडर कराना है। साइट रेंडर कराने के लिए अलग तरीका होता है, अगर ये डालोगे तो इमेज फट जाएगा, इमेज एक्चुअली में रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, साइट भी कैसे रेंडर करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो क्या यूज करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। जब भी इमेज लगाना है तो इमेज एड्रेस ही यूज करना है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस इसको यहाँ लाते हैं, इसको ओपन करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। देखो, तो कुछ इस तरह का इमेज एड्रेस है। अब जैसे ही अपने वापस इसमें आएंगे तो देखो एक एप्पल लगा हुआ दिख गया। अब बाय डिफॉल्ट ना इसका विड्थ काफी बड़ा होता है, कभी कभी तो इतना बड़ा विड्थ आ जाएगा इमेज का कि स्क्रीन पे फिट ही नहीं होगा, आप लोगों को दिखेगा भी नहीं, पूरा पूरा बाहर चला गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, एक और एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ दे सकते हो, बाकी तो हम लोग स्टाइल से CSS जब पढ़ेंगे तो CSS से स्टाइल कर ही रहे होंगे, लेकिन
अच्छी हैबिट है कि आप लोग यहाँ पे भी कुछ एक लिमिट दे दो विड्थ का, कि इससे ज्यादा अभी के लिए नहीं जा सकता है। बाकी जब सीएसएस में करोगे तो ये ओवरराइड कर देगा उस विड्थ को, ठीक है। ये नहीं, मतलब सीएसएस वाला विड्थ इस विड्थ को ओवरराइड कर देगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो देखो ये थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, तो नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक सीएसएस हम लोगों ने नहीं सीखा है तब तक हम लोग इस तरह से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अब ये एल्ट क्या है, ठीक है। एसआरसी तो हम लोगों ने देख लिया, लिंक लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंकर टैग में क्या था, एचरेफ था। इमेज टैग में एसआरसी है, दोनों ही लिंक लगाने के लिए यूज करते हैं। कि सोर्स क्या है इमेज का। तो एल्ट मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब लिख के ही दिखाता हूँ मैं, दिस इज मी एरर लोडिंग इमेज। जब भी इमेज आप लोग इस तरह से लगाते हो ना, हो सकता है इमेज डिलीट हो गया हो, ठीक है, या आप लोगों ने लिंक गलत पेस्ट कर दिया हो। अभी तो फिलहाल लिंक सही पेस्ट है तो इस तरह से दिख रहा है। क्या हो अगर लिंक गलत हो गया हो, जैसे स्टॉक की जगह यहाँ के मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने के उड़ा दिया, तो अब ये लिंक गलत हो गया। अब ये चलेगा नहीं, तो चलेगा नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे, ये लोड ही ले रहा है। क्या हो गया इसे, ये क्यों इतना लोड ले रहा है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया क्या। एक मिनट, यहाँ से कुछ हटाते हैं। तो ब्रो ऐसा मत करो। हाँ तो देखो, ठीक है, वो नेट का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ नेट का काफ़ी दिक्कत है, वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, तो मोबाइल का नेट से यूज़ करना पड़ता है। तो इमेज में देखो, इमेज का जैसे ही मैंने लिंक गलत किया, ठीक है, जैसे ही गलत किया, अब इमेज वहाँ से फैच होगा नहीं, तो इमेज फैच नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, खाली दिखेगा। अगर यहाँ पे टेक्स्ट ना दे तो देखो कुछ नहीं दिखेगा, समझ में ही नहीं आएगा इमेज है या नहीं है, देखो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है कि इमेज नहीं है तो कम से कम ये तो दिखा दो कि इमेज लोड होने में दिक्कत हो रहा है ना, इमेज लोड नहीं हुआ या लिंक गलत है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जो कि एक बहुत गंदा चीज़ है। तो यहाँ पे एल्ट देना चाहिए, एरर लोडिंग इमेज। इसका मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, कि अगर इमेज नहीं मिला तो इमेज ना मिलने पे ये दिखा दिया जाए कि एरर लोडिंग इमेज, या कुछ भी आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा कोड लिखने का तरीका है कि आप लोग इस तरह से लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ही एक्चुअली में लेके चलूंगा, क्योंकि HTML CSS अगर देखो तो काफी लोगों ने पढ़ा रखा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, प्रोडक्शन में किस तरह से लिखते हैं, वो मैं आप लोगों को लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज इस तरह से लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इमेजेस हो गया, फिर फाइल पाथ क्या होता है। फाइल पाथ की अगर बात करें तो दो तरह के फाइल पाथ होते हैं यहाँ पे। एक होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ, एक होता है रिलेटिव फाइल पाथ। एक्चुअली जैसे ही जब इमेज में जाएंगे ना, तो इमेज में शायद यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव दे रखा है, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। फॉर्मेट एक्चुअली मुझे जहाँ याद है मैंने इसमें दिया है, ठीक है, मैंने ही ऑब्वियसली नोट्स बनाया तो मैंने तो यहाँ पे दिया है, मुझे याद है। तो डिस्कस करेंगे फाइल पाथ को। अभी फिलहाल के लिए समझ लो, ये जो हम लोग सोर्स दे रहे थे ना, ये सोर्स जो दे रहे थे, या फिर यहाँ पे एचरेफ जो दे रहे थे, ये एक्चुअली में फाइल पाथ ही है, ठीक है। पाथ देना होता है कि इमेज को या फिर लिंक को कहाँ से लाना है, ठीक है, किसी वेबसाइट से लाना है, या हो सकता है आप लोगों ने वेब बनाया है तो एक पेज का वेब एप्लीकेशन थोड़ी बनाओगे यार, बहुत सारे पेजेस होंगे यहाँ पे, तो हो सकता है अपना ही किसी पेज को यहाँ पे लिंक करना हो, तो फाइल पाथ देना पड़ेगा। तो फाइल पाथ हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी नोट्स में मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, बाकी डिस्कस करेंगे आगे। तो इमेजेस हो गया, फाइल पाथ हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, अच्छा केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, केस क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। जो भी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, तो केस जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ स्कूल फॉर यू, और मैं यहाँ पे लिखूँ स्कूल फॉर यू, दोनों में क्या अंतर है जरा बताना, दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों स्कूल फॉर यू में क्या अंतर है। यहाँ पे एस स्मॉल है, यहाँ पे एस कैपिटल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये लोअर केस में लिखा हुआ है और ये अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा तो नहीं, लेकिन एस जो है, एस सिर्फ अपर केस में लिखा हुआ है। तो HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि आप लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो, ये उतना दिमाग में लेता ही नहीं है, ठीक है। आप अपर केस में लिखो तो भी ठीक है, लोअर केस में लिखो तो भी ठीक है, किसी भी केस में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर केस सेंसिटिव होता है तो अपर केस और लोअर केस दोनों के ही अलग अलग मतलब होते हैं, जो कि काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है, काफी सारे क्या, लगभग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि लोअर केस और अपर केस मैटर करता है। लेकिन HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं है, आप लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो एक ही बात है। जैसे मैं यहाँ अगर हेडिंग को कैपिटल H1 लिखूं तो क्या ये गलत हो जाएगा, नहीं ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे सजेशन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा तो ये भी दिखेगा, वो दिख रहा है। कुछ एरर आया क्या, नहीं आया। लेकिन बेहतर यही है, अच्छी कोड प्रैक्टिस यही है कि आप लोग लोअर केस में लिखो,
कहीं अपर केस लिख दिया है, कहीं लोअर केस लिख दिया है। ये बहुत ही गंदा हैबिट है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप लोग हमेशा लोअर केस में लिखो, बाकी एरर कुछ नहीं आने वाला है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, HTML केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इतना समझ में आता है। और मैं यहाँ पे कैपिटल H1 यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी देना है। कैपिटल हेडिंग, ठीक है। और फॉर्मेट भी कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो फॉर्मेट भी कर देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें क्लियर होंगी। काफी बेसिक बेसिक चल रहे हैं अभी, फिर जब एट्रीब्यूट्स लिंक्स वगैरह में आएंगे। एक ही बार तो देखो यार लोड लेना है, 2 वीडियो आएगा, एक बार लोड लेके समझ लो, बाकी तो फिर जब हम लोग एआई में कूदेंगे तो मुड़ के भी नहीं देखेंगे इसको। तो HTML डिस्प्ले, HTML डिस्प्ले की बात करते हैं कि HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से वो एक्चुअली में साइट पे दिखा रहा होता है। क्योंकि जब एक्चुअली में साइट लिख रहे होते हैं ना, आप साइट लिख नहीं रहे होते, साइट बना रहे होते हो, तो वहाँ पे काफी बार आप लोगों को स्पेसिंग यूज करना पड़ जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़ जाती हैं जो कि HTML सपोर्ट तो नहीं बोल सकते हैं, सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है बट मतलब उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ही अलग होता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर या डिस्प्ले बिहेवियर, डिस्प्ले, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं पैराग्राफ, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखा हूँ मोनिका इज स्पेस 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 गुड, इंटर स्पेस 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 गर्ल। ठीक है, HTML में वेबसाइट पे किस तरह से दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे स्पेस आएगा, और क्या यहाँ पे मैंने एक लाइन ब्रेक दिया है, इंटर किया है, तो क्या एक लाइन ब्रेक आएगा, फिर लाइन ब्रेक के बाद क्या कुछ स्पेस आएगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, मोनिका इज ए गुड गर्ल एकदम सेम लाइन में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम लाइन में आ गया, डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो अब यहाँ पे स्पेस देना होगा तो कैसे देंगे, सवाल आता है कि स्पेस अगर देना हुआ तो कैसे देंगे, ये तो स्पेस ले ही नहीं रहा है। तो बस इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसका 2 तरीका है, दोनों तरीका ही मैं बताता हूँ और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्री टैग यूज कर लो आप। प्री टैग में ये जो मैंने लिखा है ये सेम लिखो, मोनिका इज स्पेस 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 गुड, इंटर इंटर स्पेस 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 गर्ल। तो ये जो है प्री टैग, ये फॉर्मेट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फॉर्मेट को परसिस्ट करता है, फॉर्मेट को चेंज नहीं होने देता। देखो यहाँ पे स्पेस आया, यहाँ पे भी स्पेस आया। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस आया क्योंकि ये पहले यहाँ तक का स्पेस ले लिया इसने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटर दे दूं तो ये आगे का ये भी स्पेस ले लेगा, देखना यहाँ पे, देखो ले रहा है ना, इज ए गुड गर्ल। ठीक है, मोनिका कहाँ गई, मोनिका कहाँ चली जाती हो, मोनिका इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो देखो ये आगे का भी स्पेस ले रहा है। तो प्री को ना हम लोग थोड़ा नेगलेक्ट ही करते हैं। प्री से हम लोग, हालांकि बहुत बढ़िया है कि आप लोग जिस तरह से लिख रहे हो वो मेंटेन करके रखता है। आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट भी करोगे तो वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को चेंज करेगा लेकिन इसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन एक बुराई भी है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं देना है तो क्या करोगे, आप लोग स्पेस हटा दोगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है तो क्या करोगे, स्पेस हटा दोगे। अब यहाँ पे आओगे तो देखोगे अच्छा हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे आप लोग बोलोगे ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, यहाँ पे इंडेंटेशन इतना अच्छा है, यहाँ पे स्पेसिंग मिल रहा है, और यहाँ पे फिर आके स्पेसिंग बिगड़ गया। तो आप फॉर्मेट करने की कोशिश करोगे, फॉर्मेट होगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट को मेंटेन करके रखता है, परसिस्ट करके रखता है। तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है कि आप लोग प्री को यूज करो फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं भैया, स्पेस देने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस देने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं। आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाओ, रट्टा मत लगाना, मुझे खुद याद नहीं है। ठीक है, स्पेस इन HTML, जैसे ही सर्च करोगे स्पेस इन HTML तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक पानी वानी पी लो थोड़ा। हाँ। हम्म, ये हमारे विधवा भाई साहब का नेट। हाँ, तो देखो स्पेस इन HTML जो भी चाहिए आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा स्पेस इन HTML। यहाँ पे ध्यान से देखो एक कोड मिल रहा है। ठीक है, यू कैन यूज द दिस इसको यहाँ पे कॉपी करना, और ये सेमी कॉलन जो यहाँ पे दिख रहा है इसके साथ कॉपी करना, सेमी कॉलन मिस मत कर देना, नहीं तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, जो कोड दिया गया है वो पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना, ऐसा नहीं कि कॉमा समझ के मिस कर देना। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको लिखा, अब यहाँ पे एक स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा, वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, देखो दिख गया स्पेस। ठीक है, तो चलो स्पेस तो क्लियर हो गया। लाइन ब्रेक देना है तो क्या करेंगे,
तो लाइन ब्रेक के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आओ, बी आर टैग लिखो, बी आर से लिख के इंटर कर दो, तो ये हो जाएगा एक लाइन ब्रेक, देखो नीचे आ गया। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी जो भी आप लोगों को चीजें करनी है ना, वहाँ जाओ गूगल पे, लिखो कि ये चीज करना है, HTML में करना है, क्या कोड लिख सकते हैं इसके लिए, अरे यार क्या कोड लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। रट्टा लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं है। M%NBSP और फिर ये सेमी कोलोन, इतना रटने बैठूंगा तो फिर तो डेवलपर बन गया मैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको कोड आपको देना भी है ना, कोड, तो इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। इतना समझ में आ गया डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा होता है HTML। फिर HTML हॉरिजॉन्टल रूल, लाइन ब्रेक मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल रूल भी कुछ इसी तरह का होता है। यहाँ पे HR लिखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को दिख जाएगा, देखो, ठीक है, जितना लिखोगे उतना लाइन दिख जाएगा। तो बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, लाइन ब्रेक। फिर HTML क्यू फॉर शॉर्ट क्योटेशन, शॉर्ट क्योटेशन के लिए क्यू यूज करते हैं। अब ये सब जो है ना छोटी मोटी चीजें, एक्चुअली मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ना, इसका बिहेवियर कैसा होता है यूज करने के लिए। देखो क्या है, स्टार्टिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, उसके बीच में कंटेंट लिखना होता है, ठीक है, इतना सा ही तो करना होता है, तो कर लो, इतना समय क्या जाता है। क्यू का स्टार्टिंग टैग लिखना, क्लोजिंग टैग लिखना, और देखना कि क्या चेंजेस है यार। जो सेमी कॉलन आप लोग लिखते हो ना ऊपर में, सेमी कॉलन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग जो लगाते हो ऊपर में ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप डायरेक्ट मैनुअली टाइप करके दे रहे होगे तो उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन क्यू से जो दे रहे होते हो ये क्यू टैग यूज करके, उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, अच्छा स्टाइल आता है। तो आप लोग क्यू टैग यूज कर सकते हो, मैंने बता दिया, आप लोग करके देखना, कुछ कुछ होमवर्क में मिलेगा ऑब्वियसली, कोड करने आए हो, मूवी देखने थोड़ी आए हो। HTML प्री एलिमेंट, अब HTML प्री एलिमेंट क्या होता है? अच्छा एक बार वीडियो देख तो लीजिए, चल रहा है ना? हेलो, वीडियो ऑन है ना, पक्का? HTML प्री एलिमेंट, ठीक है, HTML प्री एलिमेंट, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया प्री एलिमेंट क्या होता है। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, ये क्या होता है? तो स्टाइल हालांकि हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे, तो लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेंगे, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझने में हम लोग को थोड़ी सी स्टाइल की हेल्प पड़ेगी, एकदम थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो ये देखो यहाँ पे अभी हेडिंग है, दिस इज हेडिंग। अब यहाँ पे इसका मान लो कलर चेंज करना है, स्टाइल मतलब क्या, कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, आगे करना है, पीछे करना है, ये सब तो होता है स्टाइल। तो स्टाइल किस तरह से करते हैं? तो स्टाइल करने के लिए दो तरीका होता है। सबसे पहला स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लो। एट्रीब्यूट क्या होता है? ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं, की वैल्यू पेयर में एक की लिखते हैं और इक्वल टू देके उसका वैल्यू लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टाइल हम लोगों ने लिखा। अब स्टाइल में आप लोगों को क्या करना है, कलर देना है, ठीक है। एक होता है कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से उसका पीछे का कलर आ जाता है और कलर से उसका टेक्स्ट कलर हो जाता है, ठीक है। तो कलर लिखते हैं, कलर। अब इसके स्टाइल के अंदर भी ना की वैल्यू पेयर ही ले रहा होता है, ये जो एट्रीब्यूट है स्टाइल, ये तो खुद की वैल्यू पेयर में लिखना ही होता है, स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो लिख रहे होते हैं वो भी की वैल्यू पेयर में लिखते हैं। की वैल्यू पेयर मतलब कलर लिखा और यहाँ पे कोलोन देना होता है, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे कलर, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रेड दे दिया, ठीक है। तो कलर रेड जैसे ही दिया, ये देखो ये कलर रेड हो गया। अब जैसे मान लो इसका बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेमी कॉलन लगाना है। क्या लगाना है? सेमी कॉलन, ठीक है। ये था कॉलन, ये है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन से दूसरा की वैल्यू पेयर आप लिख सकते हो। ये एक की वैल्यू पेयर हो गया कलर रेड, दूसरा की वैल्यू पेयर लिखने के लिए सेमी कॉलन लगाओ, फिर लिखो बीजी कलर। बीजी कलर मतलब सजेशन आ जाते हैं, रट्टा नहीं लगाना है। बीजी कलर मैंने लिखा, देखो सजेशन में आ गया, बैकग्राउंड कलर लिखना होता है, आप गलत लिख रहे हो। तो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में मैं दे देता हूँ रेड पे, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, चलो ब्लैक, ठीक है। ये देखो, अरे वाह, शानदार, काफी घटिया लग रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हेलो दिस इज हेडिंग, और वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक बैकग्राउंड कलर में और कलर रेड है। तो एक तरीका तो ये हो गया स्टाइल करने का। दूसरा तरीका भी डिस्कस करते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आओ और टैग यूज कर लो। ये था एट्रीब्यूट यूज किया हम लोगों ने, अब हम लोग यूज करेंगे टैग, और स्टाइल टैग यूज करेंगे। अब आप बोलोगे टैग को आप HTML हेडिंग के अंदर यूज कर रहे हो, हम लोग को तो बॉडी के अंदर लिखना होता है। नहीं, सारी चीजें बॉडी के अंदर नहीं लिखनी होती है। जो भी दूसरे फाइल से कुछ लिंक करना है, या CSS वाला पार्ट, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला कुछ कुछ चीजें हम लोग हेडिंग में लिख रहे होते हैं। बाकी आप लोगों को पता चल जाए क्या हेडिंग में लिखते हैं, क्या इसमें लिखते हैं। तो स्टाइल जैसे ही लिखा हम लोगों ने, देखो सजेशन आ गया, इंटर करना, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल लिख सकते हैं। इसके अंदर स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल होगा क्या? यहाँ हेडिंग के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट स्टाइल यूज किया था, तो ये तो हेडिंग को स्टाइल कर रहा था। यहाँ स्टाइल करेंगे तो क्या स्टाइल होगा, बताओ क्या स्टाइल होगा, कमेंट करके बताओ। कुछ भी स्टाइल नहीं होगा, ठीक है। स्टाइल करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या स्टाइल करना है आप लोगों को। जैसे मुझे ये हेडिंग 2 स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग 2 को सिलेक्ट करूंगा। कैसे सिलेक्ट करूंगा? हाथ से स्क्रीन के अंदर घुसा के पकड़ के सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। वैसे थोड़ी सिलेक्ट होता है भैया। तो H2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। H2 को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे H2 लिखो,
फिर यहाँ पे कलर दो, ठीक है, कलर रेड जैसा इसमें दिया था। अच्छा, इसका कलर येलो देते हैं, थोड़ा पता भी तो चलना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू हम लोगों ने सिलेक्ट किया, कलर येलो, देखो कलर येलो हो गया। इसका भी बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, तो ब्लैक अच्छा से दिखेगा। बीजी कलर, देखो सजेशंस यहाँ पे भी आ रहे हैं, रेड नहीं ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। देखो हेडिंग टू हो गया। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है ना, H2 को आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो H2 अगर मैं और H2 बना लूं तो जितने H2 हैं सारे H2 एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो अगर आप लोग चाहते हो कि 10 H2 है, 10 H2 को सिलेक्ट करना है एक बार में, तो ठीक है, इस तरह से कर लो। लेकिन आप लोग चाहते हो कोई स्पेसिफिक H2 को सिलेक्ट करें, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप लोग यहाँ पे ये इस तरह से यूज कर लो। एक तरीका ये है कि इसको क्लास दे दो, क्लास एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, देखो काफी सारे एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देखो, याद तो बिल्कुल नहीं रखना है, माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। सिलेक्शन करने के लिए कुछ ऐसा यूज करते हैं, एआई टूल्स यूज करो, जेमिनी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, सर्च करो कि ऐसा कुछ होता है क्या। वो आप लोगों को कोड लिख के दे देगा, आप लोग को माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे हाँ ऐसा भी कुछ होता है। या गूगल पे जाओ, सर्च करो ऐसा कुछ होता है क्या, क्लिक कर जाएगा, हाँ ऐसा कुछ होता है, याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको क्लास, ठीक है। सेपरेट करने के लिए H2 काफी सारे H2 हैं, तो कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन सा H2 यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं दे दूंगा क्लास। क्लास दे दूंगा हेडिंग दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला लिखा है मैंने, कुछ और मत सोचना, हेडिंग दूसरा वाला, ठीक है। तो अब दूसरा वाला हेडिंग को सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के लिए जैसे H2 सिलेक्ट किया था वैसे ही क्लास भी सिलेक्ट करना है। लेकिन क्लास सिलेक्ट करने का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है, आप लोगों को साथ में डॉट भी लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे डॉट लगाओगे, डॉट लगाने के बाद ये सेम नाम आप लोगों को लिख देना है जो यहाँ पे लिखा था। कहाँ चला गया, किधर गया, यहीं रहा, ठीक है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम लोगों ने पूरा किया नहीं है। तो हेडिंग दूसरा वाला, इसको मैं अगर कलर दूं, कलर ग्रीन एंड बीजी कलर ब्लैक, तो यहाँ पे देखना सिर्फ हेडिंग दूसरा वाला ही सिलेक्ट होगा। देखो तो इस तरह से कुछ स्टाइलिंग करते हैं। बाकी जब हम लोग CSS में घुसेंगे तो इन डेप्थ में स्टाइलिंग सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है हम लोग यूज करेंगे, हो सकता है क्या कहीं कहीं यूज हो ही जाएगा। जब मैं इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत यूज करने वाले हैं। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जिसको स्लो लग रहा है या थोड़ा फास्ट करके देख लो, जिसको ये सारी चीजें आती है स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ के देख सकते हो। CSS अगर HTML अच्छे से ही आता है, आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कोड लिखना आता है, एफिशिएंट कोड लिखना आता है, स्किप कर दो, CSS वाले में भी जा सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, एआई सीखना है अगर तो, और अगर आता है ये सब तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का स्टाइल, हम लोगों ने सीख लिया। फिर उसके साथ बाद ये सारे टैग्स यूज होते हैं डेफिनेटली फॉर्मेटिंग के लिए। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, जैसे मैंने BR दिखाया था लाइन ब्रेक के लिए, यहाँ पे BR नहीं है, ठीक है। BR भी होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब क्या, टेक्स्ट का फॉर्मेट, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, उसके ऊपर सर पे कुछ पावर लगाना या ना लगाना, तो इस सब के लिए ये यूज करते हैं। और यूज केस यहाँ मैंने नीचे, ये लाइन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज केस लिख रखा है, सबका सेम ही तरह से यूज होगा। एक मैं यूज करके बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, हेलो दिस इज मानस कुमार लाल, ठीक है। मैंने ये लिखा, तो ये कैसा दिखेगा, सिंपल सा ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं अच्छा सॉरी, मैं तब से बड़ा करना भूल गया था। मैं ये भूल गया था कि कुछ लोग मोबाइल में भी देख रहे होंगे, तो माफ करना। आप लोग थोड़ा जूम कर लेना उसमें भी जूम होता है, ठीक है। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, इसको थोड़ा जूम कर देना है। तो हेलो दिस इज मानस कुमार, ये लिख के आ रहा है। अब मान लो इसको मैं मुझे बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बस मैं बी लिखूंगा, इंटर करूंगा, तो सारा खेल तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग का। अब इस ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में डाल दो, तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखो बोल्ड हो गया। अब उसी तरह इसको कुछ और करना है, एम्फेसाइज करना है, इटैलिक करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ सारा लिख रखा है, देखो अच्छे से लिख रखा है। बी बोल्ड करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, स्मॉल स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, आप लोग जान रहे हो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इंसर्ट डिलीट मार्क, तो ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का बेसिक्स, बेसिक्स कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, एट्रीब्यूट्स, लिंक्स, इमेज, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट डिस्कस करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ूंगा। फास्ट क्यों, क्योंकि अभी तक देखो मैंने बहुत ही स्लो स्लो और काफी सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अब थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर अभी तक अच्छे से फॉलो किया है तो अभी मैं जो फास्ट थोड़ा चलूंगा तो भी आप लोगों को समझ में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो HTML एट्रीब्यूट्स पे आते हैं, ठीक है। तो ये HTML एट्रीब्यूट्स नेट का यहाँ काफी इशू हो जाता है, तो लोड लेने में काफी कभी टाइम लगा देता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मैंने बताया एट्रीब्यूट्स से हम लोग कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज उसको दे सकते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स दे सकते हैं। यही कहना ठीक हो, कुछ स्पेशल फीचर्स दे सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर की वैल्यू पेयर में लिखते हैं। तो ये एंकर टैग href एट्रीब्यूट पता चली गया, लिंक देने के लिए यूज करते हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लिंक देने के लिए यूज करते हैं।
अब लिंक में ही ना एक टारगेट एट्रीब्यूट आता है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है? टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिंक, अच्छा लिंक तो लिखा हुआ ही है, तो मैं उसी को वापस यहाँ पे कर देता हूँ ना। तो ये था लिंक, वेयर इज लिंक, हाँ ये रहा लिंक, ठीक है। स्कूल फॉर यू, अच्छा ये एक्चुअली दिख ही रहा है। तो स्कूल फॉर यू जो लिंक लगा हुआ था, अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम पेज पे ही ये आ जाता है ना, सेम पेज पे, सेम टैब बोल सकते हैं हम लोग इसको। देखो वापस से मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो ये पेज रिलोड हो गया और इसी पे ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे पेज में खुले, तो दूसरे पेज में खुलने के लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं कि क्या टारगेट करना है, कहाँ पे भेजना है। तो टारगेट, अगर स्लैश ब्लैंक आप लोग लिख देते हो तो टोटल 4 ही होता है, ज्यादा लोड भी नहीं लेना है। स्लैश ब्लैंक अगर लिख देते हो तो स्लैश ब्लैंक लिखने से क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे सेम पेज में ना खुल के दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, देखना, देखा आप लोगों ने, दूसरा टैब ओपन हो गया। तो अगर दूसरे टैब पे ओपन करना है तो ये, अदरवाइज उसको खाली रहने दो, सेम पेज पे ओपन होगा। और एक्चुअली में दो ही केस होता है, बाकी पेरेंट वगैरह अगर देखो तो आप लोग यूज करके देखना। मुझे तो नीड नहीं पड़ी आज तक कि यहाँ पे सेल्फ या पेरेंट या टॉप यूज करना पड़े, अभी तक तो नीड नहीं पड़ी है। बाकी कभी पड़ती है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, ठीक है, पेरेंट फ्रेम में ओपन कर देगा, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी, यूज करके देखना। एक मैंने बता दिया, बाकी यूज करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो सेम चीजें हैं, अब मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक में मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया है। तो ये समझ में आ गया। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, ये भी आप लोगों का होमवर्क है कि इस तरह से क्या ईमेल एड्रेस पे कैसे भेजोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एचरेफ में जैसे लिंक डालते हो सेम तरीके से डालना है। बस यहाँ पे देखो, ये जो, इसको मैं क्या ये हर्षित ब्रदर, ये माउस अभी भी धोखा दे रहा है, ठीक है। हाँ तो मेल टू जैसे यहाँ पे आप लोग लिखोगे तो मेल टू के बाद एक कोलोन लगाना मत भूलना, ठीक है। जैसे ही आप लिंक देते हो ना, वैसे नॉर्मली लिंक देना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। तो मेल टू पे जैसे ही मेल टू लिख के यहाँ पे कॉलन दोगे, और कीवर्ड, कीवर्ड है ये, तो एग्जैक्ट सेम लिखना है स्पेलिंग। तो मेल टू और कॉलन देगे, उसके बाद अपना मेल लिख दोगे, तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के उसके बाद आपके मेल पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा ये, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करके देखना। बाकी जब मैं एक्चुअली में एक वेबसाइट बनवा रहा हूँगा तो ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे मैं इसको डिस्कस फिर से करूँगा। बाकी आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना, खुद से करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। बाकी रट्टा मारोगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर एसआरसी एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट इमेज का लिंक लगाने के लिए यूज करते हैं। अब एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, जो कि मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया, इमेज में भी डिस्कस किया है, यहाँ भी डिस्कस किया है, तो देख लेते हैं एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ क्या होता है, ठीक है। चलो देख ही लेते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव, अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एप्पल इमेज, एंड एक मैं सर्च करूंगा मैंगो इमेज। और एक्चुअली मैंगो इमेज को मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैंगो इमेज को डाउनलोड कैसे करेंगे, सेव इमेज एज, यहाँ आप लोग डाउनलोड कर लो। अच्छा एक इमेज डाउनलोड था, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैंगो, मैंगो इमेज डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने, तो डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा। डाउनलोड फोल्डर में यहाँ से वेयर इज मांगो, कहाँ चला गया मांगो, फाइल पाथ ही देख लेते हैं। अच्छा ये कहीं लोकल डिस्क सी में जाके सेव हो रहा है, लैपटॉप भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है इनका। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ ना जिस जगह आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, जिस जगह आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करना उस पर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोर आएगा, तो ये आप लोगों को खुलता हुआ दिख जाएगा। अब देखो, जहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया है, वहीं पे हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं इमेजेस नाम का, ठीक है, इमेजेस नाम का। और यहाँ पे इमेज पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक इमेज हम लोगों ने बाहर पेस्ट किया है, एक इमेज हम लोग अंदर पेस्ट करेंगे। अभी शायद हम लोगों ने ये यही शायद कुछ डाउनलोड किया था। एक और ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, गुच्छा ऑफ मैंगो, बंच ऑफ मैंगो, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश आती है, मैंगो बंच। तो हाँ, अब ये भी वहीं गया होगा, तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, और यहाँ इमेजेस में आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, किसी दूसरे वेबसाइट से इमेज लगा रहे थे अपने में, ठीक है, दूसरे वेबसाइट से इमेज लगा रहे थे अपने में। हो सकता है आपको कुछ अपना इमेज यूज करना हो, या रिकमेंडेड यही रहता है ना कि आप लोग अपना अगर साइट बना रहे हो तो अपना इमेज यूज करो, या कहीं और का भी इमेज यूज करना है तो डाउनलोड करके खुद के फोल्डर में रख लो और यूज करो। हो सकता है दूसरे साइट में जहाँ इमेज अपलोडेड है
वहां से उन्होंने डिलीट कर दिया, तो फिर आप लोगों का सब तो साइड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक तो नहीं होगा, मतलब इमेज हट जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग अपना खुद का इमेज डाउनलोड कर लो या फिर खुद बना लो और फिर यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक मैंगो इमेज फोल्डर के बाहर रखा है, एक इमेज मैंने मैंगो बंच का इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है। ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल पाथ में लोगों को काफी दिक्कत आता है कि कहाँ इमेज रखा हुआ है, कैसे उसके अंदर घुसें और यूज करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ IMG टैग, क्योंकि इमेज लगाना है। अब SRC में देखो, उस समय तो हम लोगों ने वहां से कॉपी इमेज एड्रेस किया था, पेस्ट कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे लगाना है मैंगो डॉट जेपीजी, तो मैं कैसे लगाऊंगा? कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस एक डॉट स्लैश लिखना है, डॉट स्लैश जैसे लोगों के सजेशन आ जाएगा। ठीक है, सजेशन आ रहे हैं, ले लो, इग्नोर मत करो, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो इमेजेस स्लैश और मैंगो डॉट जेपीजी, तो आप लोगों को कहाँ का लगाना है? अगर डायरेक्ट यहाँ का लगाना है, जिस फोल्डर में आप पहले से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाओ उसी सेम फोल्डर में इमेज है, तो डॉट स्लैश लिखो, वहां पे सजेशन आ जाएगा, ये लगा लो और काम कर जाएगा। देखो आ गया। अब अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मैंगो बंच, सजेशंस काफी अच्छे आ रहे हैं देखो। तो डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मैंगो बंच, ठीक है, जैसे जैसे जिसके जिसके फोल्डर के अंदर जाते जाना है आपने उनको बस स्लैश स्लैश लगाते जाना है। एक फोल्डर स्लैश, उसके अंदर कोई फोल्डर है स्लैश, उसके अंदर कोई फोल्डर है स्लैश, स्लैश स्लैश करते जाओ और अंदर जाते जाओगे फोल्डर के। और सेम फोल्डर में है तो डॉट स्लैश और नाम, बाकी सजेशन तो आ ही रहे हैं। तो ठीक है, देखो ये इमेज भी लग गया। तो इस तरह से आप लोग कुछ इमेज लगा सकते हो। अब फाइल में कुछ चेंजेस करने पे, अगर आप फाइल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, अगर आप फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उठा के डाल रहे हो, तो इमेज ना हटे, इमेज फटे नहीं। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप फाइल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो तो इमेज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ अभी हम लोगों ने देखा था दूसरे साइट से, जब हम लोग यूआरएल कॉपी करके ला रहे थे। तो दूसरे साइट से क्योंकि यूआरएल कॉपी करके ला रहे थे, तो आप लोग फाइल स्ट्रक्चर कैसा भी लिख लो, कहीं भी लिख लो, उस इमेज को फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि वो तो दूसरे सर्वर पे अपलोडेड है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहां से डायरेक्ट एब्सोल्यूट यूआरएल ले रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिव यूआरएल में हम चेंज कर दें, जैसे ये मैंगो डॉट जेपीजी यहाँ रखा हुआ है, मैंगो डॉट जेपीजी को अगर हम फोल्डर के अंदर डाल दें तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे इमेज आप लोगों को नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। और क्योंकि एल्ट एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज कर रहा है करा है, लेकिन लिखा नहीं है, तो वो भी नहीं आ रहा है, एरर लोडिंग। तो देखो नहीं दिख रहा है ना। जैसे ही हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर में चेंज किया, इमेजेस का लोकेशन चेंज किया, ये भी चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव है, रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, एक फोल्डर अगर चेंज होता है तो उसके रिलेटिव में है, जिस फाइल में रखा हुआ है उसके रिलेटिव में है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही चेंज करोगे तो रिलेटिव पाथ को तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लोग जब अपना साइट बना रहे हो तो रिलेटिव पाथ यूज करो, अपना खुद का इमेजेस दो। ठीक है, ये इमेजेस दूसरे का भी देना है तो डाउनलोड करके दो। तो आप लोगों को समझ में आ गया एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ। आगे बढ़ते हैं। एल्ट एट्रीब्यूट क्लियर है, अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट क्लियर है, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट वैसे यूज करते हैं जैसे हम लोगों ने विड्थ एट्रीब्यूट यूज किया था। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? अभी देखो ये इमेज है, इमेज पे हवर करने पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट लगा दें, टाइटल, अभी वो टाइटल एट्रीब्यूट और टाइटल टैग दोनों अलग अलग चीज था। टाइटल टैग हम लोग यूज कर रहे थे हेडिंग वाले में। ठीक है, हेडिंग सेक्शन में यूज कर रहे थे, हेडिंग सेक्शन में पेज का टाइटल दिखाने के लिए। और ये टाइटल एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग टूल टिप दिखाने के लिए यूज करते हैं। टूल टिप क्या होता है अभी दिखाता हूँ। दिस इज मैंगो। तो अब जैसे ही हम लोग इमेज पे हवर करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज मैंगो। ध्यान से दिखा क्या? नहीं दिखा क्या? एक मिनट, इमेज एक्चुअली हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो आप लोगों को दिखेगा। तो देखो ये इमेज है, जैसे इस पे हवर करेंगे, देखो दिस इज मैंगो दिखा, दिस इज मैंगो। हवर जब तक नहीं किया है कुछ नहीं, इस पे हवर करेंगे, दिस इज मैंगो। तो टाइटल में आप लोग जो भी लिखते हो ना, अब ऐसा नहीं है कि टाइटल सिर्फ इमेज टैग में काम करता है, बाकी में काम नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सारे ही टैग में काम करते हैं। जैसे एसआरसी एट्रीब्यूट हो गया तो वो सारा टैग में काम नहीं करता, वो इमेज टैग में ही काम करेगा। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट है, ये सारे ही टैग में काम करता है, चाहे हेडिंग हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे एंकर टैग हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, किसी में भी काम कर जाएगा। तो टाइटल किस लिए यूज करते हैं? टूल टिप दिखाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे हवर करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए यूजर को, तो टूल टिप यूज कर लो। टूल टिप के लिए क्या यूज करते हैं? टाइटल। तो ये एट्रीब्यूट भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी। ठीक है, वो ये है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे पूरा डिलीट कर दोगे और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करोगे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे इंटर करोगे, आप लोगों को पूरा बॉयलर कोड मिल जाएगा यहाँ पे।
बॉयलर कोड बोलो या सैंपल कोड बोलो, यहाँ पे सैंपल कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ। तो सैंपल कोड आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी फिर लिख सकते हो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को करना है। सिर्फ क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करना है, सैंपल कोड लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बॉडी लिखना स्टार्ट करना, टाइटल चेंज करना, काम खत्म। बाकी हम लोग वापस से वो कोड ले आते हैं, ये तो पता चला चला गया तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यही कोड रखते हैं। बाकी मैं एक दूसरा फाइल बना लेता हूँ, उसमें एक दिखाता हूँ आप लोगों को। सेकेंड पेज डॉट HTML। ठीक है, इसमें जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे, देखो आ गया। तो लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। आप लोग लैंग्वेज कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, अभी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट कहाँ यूज करते हैं हम लोग, HTML टैग के अंदर। तो लैंग्वेज इससे आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा लैंग्वेज चाहिए। फिर उसी तरह लैंग्वेज एट्रीब्यूट में इंग्लिश कहाँ का चाहिए, यूएस का चाहिए, इंग्लिश इंडिया का चाहिए, IN इंडिया का होता है, यूएसए का होता है, आप लोग को इतना पता होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट आप लोग यूज करके देखना, बाकी इंग्लिश ही यूज करोगे आप लोग ज्यादातर। यूज करके दिखाया था, क्लास एट्रीब्यूट में यूज करते हैं जब CSS से सिलेक्ट करना होता है किसी भी चीज को। कुछ भी सिलेक्ट करना है क्लास में, वो डाल दो। अब क्लास में देखो, जब CSS यूज करेंगे ना, तब क्लास को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि सिलेक्टर वाला ये काम है और सिलेक्ट हम लोग CSS में ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। तो बाकी मैंने आप लोगों को क्लास अभी बताया था कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पैराग्राफ की बात करो, यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ, मिनी कंटेनर लिखा हुआ है, तो दो क्लास दे सकते हैं। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट जो है, एक एलिमेंट के लिए दो क्लास यूज कर सकते हैं, 3 4 5 जितने क्लास चाहो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आईडी आप लोग एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और आईडी यूनिक भी होना चाहिए। आईडी मतलब ये होता है यूनिकनेस। ठीक है, अगर आईडी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट को आप लोगों ने वो आईडी दे दिया है, तो दूसरे एलिमेंट में सेम आईडी यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लास जो है, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट में सेम क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट में सेम आईडी यूज नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा याद रखना, बाकी हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ रिकैप दे रखा है, रिकैप पढ़ो। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना, पक्का। बस ज्यादा नहीं है, लिंक इमेज ब्लॉक एंड लाइन एलिमेंट बता देंगे। अरे जल्दी लाइए ना, रील्स देख रहे हैं, मतलब लड़की देखने में पूरा हाल बेहाल रहता है, नहीं। वीडियो रोक दे। नहीं रोकना नहीं है, जल्दी फटाक से पानी लेके आइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पानी लेके आइए ना। वही रील्स देखने की जगह रिएक्ट वगैरह पढ़ लेते वीडियो से, स्कूल फॉर यू से, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता। नहीं, मतलब देखने का खुद का मन है, ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हैं ना। देखिए देखिए, वही जिंदगी है। स्क्रॉल करने पे सारा मतलब एक ही रील से भरा हुआ है और कुछ आता भी नहीं है। आता है। अभी ये तो फालतू अकाउंट आ रहे, अकाउंट में खाली कोडिंग ही है। वाह, फिर भी अभी तक कोडिंग नहीं सीखे हैं। पूरा गर्मी लग रहा है। नहीं जानते तो सब है। सही बात है, ठीक है, हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेन ड्रॉप साइलेंस। तो अब यार लिंक्स पे आते हैं। ठीक है, और लिंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइपर लिंक मैंने बता दिया, हाँ एंकर टैग मैंने बता दिया है, एंकर टैग में किस तरह से करते हैं। टारगेट इसमें भी आता है कि किस पेज में ओपन करना है, सेम पेज में ओपन करना है या दूसरे पेज में ओपन करना है। स्लैश ब्लैंक डालोगे तो दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा। एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, इसमें भी सेम होता है। एब्सोल्यूट पाथ लगाओगे दूसरे यूआरएल से कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। रिलेटिव पाथ, अगर खुद के साइट में कोई पेज बना हुआ है, दूसरे फोल्डर में रखा हुआ है, तो रिलेटिव पाथ लगा सकते हो। इतना बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर HTML लिंक्स यूज एन इमेज एज ए लिंक। ये कैसे नहीं कह दिया। अच्छा एंकर टैग है, हद करते हो यार। ठीक है, चलो ये भी बता ही देते हैं, इसको इन्होंने अलग टॉपिक में इंक्लूड किया है। ठीक है, ये मैंने W3 स्कूल से लिया था। तो खैर, कॉमन सेंस होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसके अंदर कुछ भी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अभी ये लाइव सर्वर लगता है बंद हो गया, क्योंकि बीच में हम लोगों ने कोड को डिलीट किया था और फिर किया था, तो आ गया देखो। ठीक है, तो सब कुछ बंद करते हैं, मांगो मांगो। तो यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं। ठीक है, इमेज लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, IMG इमेज। SRC में वही डॉट स्लैश मैंगो डॉट JPG। ठीक है, देखो एक और मैंगो आ गया। इस पे क्लिक करने पे कहीं रिडायरेक्ट हो रहे हैं क्या हम लोग? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो हम लोग क्या यहाँ पे रिडायरेक्ट करने के लिए href लगा सकते हैं क्या? नहीं। कोई सजेशन है href का? नहीं, क्योंकि इमेज टैग में href होता ही नहीं है। तो अगर इमेज पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि इमेज पे क्लिक करके कहीं और चले जाए, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी तो यूज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे एंकर टैग दो, और ये एंकर टैग के अंदर ही इमेज को यूज कर लो।
अब देखो मैं ये इसको ऊपर नीचे कैसे कर पा रहा हूँ, एल्ट क्लिक करना है, एल्ट क्लिक करने के लिए डाउन एरो, सॉरी एल्ट क्लिक करने के लिए नहीं, एल्ट क्लिक करके डाउन एरो अप एरो से ऊपर नीचे हो जाएगा, तो काफी सिंपल है, ठीक है। तो एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने अब इमेज टैग लगा लिया, तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ तो होगा। अभी हालांकि कुछ हम लोगों ने लगाया नहीं है, तो साइट रिफ्रेश हो रहा है बस। अगर यहाँ पे लिंक लगा दें https://www.school4u.in, तो क्या होगा, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे मैंगो पे, स्कूल फॉर यू पे चला जाएगा। www.school4u.in सही लगाया ना हम लोगों ने, लगता तो सही है। अरे फिर नेट बंद हो गया क्या? नहीं, नेट चल रहा है, ठीक है। शायद लिंक गलत पेस्ट हो गया हम लोगों से। school4u.in खोलते हैं। पिछली बारी तो सही पेस्ट किया था, https://www.chol4u.in, ठीक ही तो लग रहा है, क्या दिक्कत है। खैर, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो वापस इस लिंक पे क्लिक करते हैं। व्हाट, आगे नहीं बोलूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो खुल रहा था, यहाँ पे खुल नहीं रहा है। school4u.in, ठीक है। अच्छा स्लैश ब्लैंक दे के देखे क्या, ट्राई करे क्या? गड़बड़ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एचरेफ देना होता है इमेज के अंदर, से स्टाइल सब सही दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। https://school4u.in, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। ये क्या बात है, स्लैश, अजीब हाल है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, ठीक है। तो वो उसका प्रॉब्लम है, ब्राउज़र का, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी वही लिखा था जो अभी लिख रहा हूँ, https://www. ये लिखना नेसेसरी नहीं है, www लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यही लिखा था मैंने पहले भी, पहले नहीं खुल रहा था, अभी खुल रहा है। हद करते हो यार। खैर, गाली तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इमेज में लिंक कैसे लगाते हैं दूसरे साइट पे, या ऐसे समझ लो यूज एन इमेज एज ए लिंक, इमेज को एज ए लिंक कैसे यूज करते हैं। फिर ईमेल एड्रेस का मैंने बता ही दिया था क्यों कैसे करते हैं। लिंक टाइटल, वही टाइटल टूल टिप अगर दिखाना है तो टाइटल यूज कर लेते हैं। फिर कलर कैसे लगाते हैं, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग ना CSS वाले पार्ट में। ओए क्यों हिल रहे हो, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग CSS वाले पार्ट में, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग समझ लो कि लिंक का तीन पार्ट होता है, तीन कलर होता है, तीन पार्ट नहीं तीन कलर होता है। अनविजिटेड लिंक का कलर अलग होता है, विजिटेड लिंक का कलर अलग होता है, एक्टिव लिंक का कलर अलग होता है। और क्योंकि कलर को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो CSS से ही करना होगा, तो हम लोग CSS में सीखेंगे इसको। फिलहाल के लिए अभी देख लो, अनविजिटेड लिंक का कलर ब्लू होता है, विजिट अगर हो चुका है लिंक तो उसका कलर पर्पल होता है, एक्टिव है अगर लिंक तो उसका कलर रेड होता है। जैसे यहाँ पे कहाँ लिंक लगाया था हम लोगों ने, ये लिंक लगाया था, तो इसको हम लोगों ने एक्टिव किया, तो एक्टिव करने पे देखा होगा आप लोगों ने कलर रेड हुआ था, ठीक है। विजिट होने के बाद कलर पर्पल होना चाहिए था, बट कलर पर्पल हुआ नहीं। तो ये शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा लिंक ओपन करना पड़ता है, सारा लिंक ओपन होने के बाद ये कलर पर्पल हो जाता है। और कहीं लिंक लगाया है क्या, ऐसा ही कुछ शायद होता है, ठीक है। तो इसको CSS में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली हम लोगों को अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक, ये सब का कलर खुद से डिसाइड करना है कि क्या कलर देना है। हर साइट का अपना अपना होता है, आप लोग भी खुद से डिसाइड करोगे। बाकी अगर देखो एक्टिव कर रहे हैं तो ये कलर हो रहा है, विजिट करेंगे तो वो कलर हो जाएगा, वो बात अलग है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो बाकी आप लोग करके देखना, अगर करना चाहो तो, ट्राई करने में क्या ही जाता है, ठीक है। ट्राई करना, कोशिश करना, सबसे बड़ी बात है। क्रिएटिंग ए बुक मार्क इन HTML, बुक मार्क कैसे बना सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सीखना भी है, और अभी मैं इसको बताऊंगा भी और अच्छे से ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे H1 होता है, पैराग्राफ होता है, वैसे ही सेक्शन भी होता है, ठीक है। आप लोग पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, मैं सेक्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन बना रहा हूँ। जैसा नाम वैसा काम, पैराग्राफ भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन में मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, आईडी यूनिक होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे बुक मार्क बनाने के लिए आईडी का ही यूज होगा, क्लास यूज नहीं करोगे आप। बुक मार्क बनाने के लिए हमेशा आईडी का यूज करना, ठीक है। तो आईडी में मैं दे देता हूँ पेज टू स्क्रॉलेबल, या बुक मार्क 1 दे देते हैं, बुक मार्क 1, ठीक है। इसके अंदर लोरेम 100 लिख देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। अब इसका एक बुक मार्क बनाते हैं। अच्छा बुक मार्क मतलब होता है क्या,
बुकमार्क मतलब ये कि जैसे ही आप वो जो छोटा सा बुकमार्क दिखता है जो ब्राउजर में बनाते हो उस पर क्लिक करते हो, उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो ऐसा ही कुछ अपने साइट में भी आप लोग कर सकते हो, अपने कंटेंट में भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, खुद के साइट में। तो जैसे यहाँ पे बॉडी के नीचे, जैसे मान लो यहाँ हेडिंग के नीचे मैं बुकमार्क बनाता हूँ। बुकमार्क के लिए मैं मान लो H1 टैग तो नहीं, div टैग यूज करते हैं। अब div स्पैन काफी सारे टैग होते हैं, आप लोग जो चाहो यूज कर सकते हो। div स्पैन का अपना खेल है, उसको हम लोग इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में जब जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो div अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। div भी जैसे H1 H2 होता है वैसे ही होता है। अच्छा समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, पैराग्राफ यूज कर लो, कोई दिक्कत क्या, पैराग्राफ यूज कर लो। एक मिनट, पैराग्राफ। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बुक मार्क 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा एक्चुअली पैराग्राफ में href काम कहाँ करता है, हम लोग पैराग्राफ क्यों दे रहे हैं। हम लोग को बुकमार्क बनाना है तो एंकर टैग देना होगा, क्योंकि href तो एंकर टैग में ही काम करता है। ठीक है, तो एंकर टैग बनाना होगा, href देंगे और href में हैश टैग, और हैश टैग देने के बाद जो यहाँ पे आपका आईडी था सेक्शन का। ठीक है, ध्यान से देखो, सेक्शन में हम लोगों ने आईडी दिया है ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हैश टैग और वो आईडी देके। तो अब जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो सेक्शन में हम लोगों ने वो आईडी दिया था उस सेक्शन पे ये चला जाएगा। देखो आ गया ना उस सेक्शन पे। अब इसके आगे कुछ पेज ही नहीं है इसलिए नहीं गया, नहीं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाता। ठीक है, अगर और भी आगे होता तो ये ऊपर यहाँ पे आके स्टॉप होता। समझ रहे हो मतलब आप लोग, बुकमार्क बनाना है, इस पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप लोग बुकमार्क बना सकते हो। फिर उसी तरह अगर दूसरे पेज में जाना है, दूसरे पेज का अगर नीचे कुछ सेक्शन को बुकमार्क करना है, तो वैसे ही दूसरे पेज को भी लिंक कर सकते हो, डॉट स्लैश लगा के दूसरा पेज। तो वो सब तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्चुअली में साइट बना रहे होंगे। अभी प्रैक्टिस करते समय इतना 10 फाइल बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फालतू है। इससे अच्छा है कि एक अच्छा साइट बनाओ, उसमें डिस्कस करते हुए चलो, तो आप लोग जब मैनेजेबल कोड लिखने चलोगे ना तो आप लोगों को याद भी होती जाएगी चीजें और अच्छा साइट बना भी पाओगे। और बाकी एआई भी यूज करना है, तो उसी उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग, जिस हिसाब से हम लोग अच्छे से कोड लिख पाए, यूज कर पाए सारी चीजों को। अब मैंने थोड़ा ज्यादा बोल लिया है तो खैर, ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लें क्या। फॉर्म डिस्कस करना है, फॉर्म अपने आप में काफी बड़ा लेक्चर होगा, टेबल भी बड़ा ही होगा, लिस्ट भी बड़ा ही होगा। ठीक है, बुकमार्क तो बनाने आ गया, तो लिंक खत्म हो गया। इमेजेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, इमेजेस में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आप लोग खुद से देखना। HTML इमेजेस, इमेजेस इन अनदर फोल्डर, इमेजेस ऑन अनदर वेबसाइट या सर्वर, बेसिकली लिंक का ही बात हो रहा है कि दूसरे सर्वर से लिंक कैसे लगाना है। ये देखो, दूसरे सर्वर से लिंक इस तरह से लगाते हैं, सेम सर्वर है तो इस तरह से। ठीक है, जब क्लिक नहीं होना होता है तब ये माउस क्लिक करता है, जब क्लिक करना होता है तब ये माउस क्लिक नहीं करता है। एनिमेटेड इमेज, ठीक है, एनिमेटेड इमेज मतलब क्या, गिफ लगा दो, गिफ डाउनलोड करो। इमेज गिफ भी एज ए इमेज ही ट्रीट होता है, ये याद रख लो, गिफ भी एज ए इमेज ही ट्रीट होता है। उसको वीडियो टैग में मत लगा देना। ठीक है, आगे वीडियो भी डिस्कस करना है क्योंकि। तो अगर एनिमेटेड इमेज लगाना है तो गिफ डाउनलोड करके एज ए इमेज लगा दो। इमेज एज ए लिंक, ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कॉमन इमेज फॉर्मेट क्या क्या होता है ये थोड़ा बहुत देख लेना, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी। इमेज मैप क्या होता है, इमेज मैप अब थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो इसको एडवांस लेक्चर जो आएगा उसमें ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में बांटना है, बेसिक एडवांस। तो एडवांस क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे, हाउ डज इट वर्क, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन HTML बैकग्राउंड इमेज, इसको एक्चुअली तो CSS वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको CSS से ही यूज करना है। देख रहे हो स्टाइल लगा के CSS यूज कर रहे हैं, तो इसको बैकग्राउंड इमेज को CSS वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। और HTML पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट में थोड़ा एडवांस पोर्शन है, तो इसको हम लोग एडवांस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, मैं भूलूंगा नहीं, मुझे याद रहेगा। ठीक है, इमेजेस में पिक्चर और मैप, और बाकी स्टाइल तो हम लोग जो है CSS में डिस्कस करेंगे। पिक्चर और मैप जो था एक दिखा था आप लोगों के बीच में, थोड़ा बड़ा सा पोर्शन था। एडवांस जो लेक्चर आएगा HTML का उसमें डिस्कस करेंगे। ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट देख लेते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, और फिर बाद में कोड करके देख लेंगे। बाकी ये पूरा आप लोग खुद से पढ़ना, जो मैं अभी बताऊंगा ना वही सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है बस। ठीक है, तो अब पढ़ना, अब ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन में पढ़ के बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया, अभी आप लोग खुद से करके देखो। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो यही जानना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, एकदम इनलाइन लेवल एलिमेंट जो है ना उतना ही स्पेस लेता है जितना उसे नीड है। ठीक है, ऑनलाइन लेवल एलिमेंट उतना ही स्पेस ले रहा होता है जितना कि उसे नीड है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा स्पेस ले रहा होता है, आपकी स्क्रीन का जितना भी पूरा विड्थ है वो पूरा स्पेस ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इनलाइन एलिमेंट अगर लिखेंगे तो उतना ही स्पेस ले लेगा जितना उसको नीड है। देखो यहाँ पे दो इनलाइन एलिमेंट लिखा हुआ है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन ब्लॉक है। इनलाइन ब्लॉक भी देखेंगे, इनलाइन ब्लॉक दोनों की तरफ बिहेव करता है, ब्लॉक की तरफ भी, इनलाइन की तरफ भी। ठीक है, कोड में आके समझते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। अगर मैं एंकर टैग की बात करूँ, तो एंकर टैग होता है एक इनलाइन लेवल एलिमेंट। कैसे इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है अभी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्कूल फॉर यू, अब मैं यहाँ पे लिंक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताना है, तो लिंक लगाने का क्या ही मतलब बनता है ना। तो यहाँ पे देखो स्कूल फॉर यू आ रहा है, मैं इसको कुछ स्टाइल देता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल में मैं एक्चुअली बीजी कलर दूंगा, बीजी कलर, और बीजी कलर में देता हूँ रेड। ठीक है, तो देखो स्टाइल हो गया। अब ये ध्यान से देखो, इसके नीचे मैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेता हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है पैराग्राफ, डिव, पैराग्राफ, H1, ये सारे ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, रट्टा नहीं मारना है, खुद समझ में आ जाएगा कोड करते करते क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्या इनलाइन लेवल एलिमेंट है। तो पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं कुछ भी, हेलो, छोटा सा ही वर्ड लिखें, या स्कूल फॉर यू जो उसमें लिखा था वैसे ही इसमें भी लिखते हैं, और इसको स्टाइल करते हैं बीजी कलर रेड। अब देखना दोनों में डिफरेंस क्या है, दिखा क्या डिफरेंस, दिखा क्या डिफरेंस है। इनलाइन लेवल एलिमेंट जो था उतना ही स्पेस ले रहा था जितने की उसे नीड थी, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है जितना भी विड्थ है। देखो इसको अगर मैं फुल भी कर दूं, पूरा स्पेस ले रहा है ये। तो समझ में आया, ये हुआ इनलाइन लेवल एलिमेंट, ये हुआ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक लेवल, इनलाइन ब्लॉक भी होता है, लेकिन जो यूज करते हैं ना हम लोग स्टाइलिंग में, इनलाइन ब्लॉक भी एक्चुअली काम नहीं आता है। जब सीएसएस में जाते हैं ना, तो क्या इनलाइन और क्या ब्लॉक, हम लोग इनलाइन को भी ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को भी इनलाइन बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि हम लोगों को कितना पोर्शन कवर करवाना है। अगर हम लोग को ऐसा चाहिए कि एक लाइन में ये टेक्स्ट खत्म हो तो दूसरा आ जाए, दूसरा खत्म हो तो तीसरा एलिमेंट आ जाए, तीसरा खत्म हो चौथा एलिमेंट आ जाए, तो उसको इनलाइन बना के यूज कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर मैं रेप्लिकेट करूं, तो देखो सीक्वेंस में आ गया। तो अगर इस तरह से यूज करना है तो इनलाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि लाइन बाय लाइन आए, एक एक करके आए, तो आप लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्कूल फॉर यू, ये बीच वाला जो स्कूल फॉर यू है, इसको मैं ब्लॉक बना दूं, बीच वाला स्कूल फॉर यू। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखो सेकंड नंबर वाला जो स्कूल फॉर यू है, इसको मैं ब्लॉक बनाता हूँ। तो ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे ही इसको मैं ब्लॉक बनाऊंगा, ध्यान से देखो, अब क्योंकि ये पूरा जगह लेता है तो इतने से जगह में तो ये फिट होगा नहीं, तो इसलिए नीचे वाले लाइन में आ गया, और बाकी जो लाइन एलिमेंट थे वो उसके नीचे वाले लाइन में आ गया। तो कुछ इस तरह से इसका यूज करते हैं। बाकी बढ़िया से अगर HTML को यूटिलाइज करना है तो CSS सीखना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेक्चर कल डिस्कस करेंगे, फॉर्म वगैरह बनाने सीखेंगे, और फिर डेटा लिस्ट वगैरह, कुछ अच्छे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बस लेंदी होता है, कोड बड़ा होता है। बाकी HTML में कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है, HTML काफी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी हम लोग CSS से स्टाइल करते हैं, HTML से नहीं करते हैं। तो ये था हम लोगों का पूरा HTML का लेक्चर। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जितनी भी चीजें मैंने बताई है, रट्टा बिल्कुल भी मत मारना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जो मैंने कोड वहां लिख रखा है स्कूल फॉर यू साइट पे आप लोगों को दे रखा है, उसको एक बार बस रीड, एक बार बस। उसके बाद जब AI यूज कर रहे होंगे हम लोग, तो दोबारा पलट के देखेंगे भी नहीं वो है क्या। और ये भूल जाओ कि आप लोग अब 1.5 साल ले रहे हो, 1 साल ले रहे हो पूरा एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने में। हालांकि जितना टाइम दोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, अच्छी बात है, लेकिन अब क्योंकि AI आ गया है तो कोशिश करो थोड़ा जल्दी जल्दी सीखने की। ठीक है, जब आप लोगों को डाउट होता था तो पूछने के लिए भटकते रहते थे, डाउट बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, या किसी को पैसा पेड करना पड़ता था। अब अगर डाउट हो तो AI है यार, वो डायरेक्ट डाउट बता देता है। जैसे कुछ डाउट हुआ, कहीं पे कोड में एरर आ गया, सॉल्व करो पहले खुद से, तो थोड़ा टाइम, 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, 2-3 मिनट में तो क्या ही सॉल्व होगा, दो आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, अगर 1 घंटे में भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर चैट जीपीटी का हेल्प लो, जेमिनी का हेल्प लो, dev.io है, काफी सारे टूल्स हैं, तो उनका हेल्प लो। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी AI का सीरीज सीक्वेंस में अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने HTML डिस्कस किया है, CSS डिस्कस करेंगे, फिर एक्चुअली जब प्रोजेक्ट आएगा ना, तब देखेंगे कि AI को अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और फिर आप लोग देखोगे कि AI का पावर कितना फास्ट हो जाता है किसी साइट को बनाना। ठीक है, कितने फास्टली हम लोग किसी भी साइट को बना सकते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML के एडवांस लेक्चर में। ठीक है, बाकी अभी के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, बाकी मटेरियल का जुगाड़ करने के लिए स्कूल फॉर यू की टीम है। तो बाय।